Assalamu alaikum. We are live for our session number 9 और सबको बहुत बहुत वेलकम हो एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ सेशन। तो प्लीज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो ये बताते जाएं कि उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी क्लियर नजर आ रही है प्लीज। ओके, ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल सेहतमंद होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग के साथ मैं अटेंडेंस लिंक में शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। अब ओपन हो गया होगा। अच्छा, अभी तक क्लोज है। अभी ओपन हो जाता है अटेंडेंस लिंक तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है हम कल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और टेक्स्ट टूल को थोड़ा सा हम मजीद एडवांस तरीके से देखेंगे, यानी उसके कुछ जो ऑप्शंस हैं उनको हम देखेंगे कि उनके एडवांस ऑप्शंस क्या हैं। और उसके अलावा पाथ फाइंडर जो कि मैंने आप लोगों को कल पढ़ाना था बट वो हम हमारा नहीं हो सका, तो उसको हम देखेंगे कि पाथ फाइंडर किस तरह चल रहा है। अच्छा, ये जो मैं आप लोग को टूल्स अभी तक बताया ना, जितने भी फॉर एग्जांपल अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से मैं देखूं तो हमने सबसे पहले जो है देखा था फॉर एग्जांपल सिलेक्शन टूल्स को हमने देखा था। उसके अलावा हमने आर्टबोर्ड को देखा था कि आर्टबोर्ड किस तरह मैनेज करना है। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट लेयर्स। ठीक है, हमने लेयर्स को स्टडी किया। उसके बाद हम लोगों ने, मैं जरा अटेंडेंस लिंक चेक कर लूं कि ओपन अभी तक हुआ नहीं है मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने अभी तक शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ जो चीज शेयर की है वो ऑब्वियस सी बात है कि शेप्स के बारे में मैंने कल डिटेल में डिस्कस किया। और आज टेक्स्टिंग जो टाइपोग्राफी है उसके बारे में मजीद डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट पाथ फाइंडर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये जो सारे टूल्स अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है, इसके आधे कुछ के ट्यूटोरियल्स हम लोग ने शेयर कर दिए हैं, आधे कुछ के रहते हैं, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, आप यूट्यूब पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने टूल क्या पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने टूल लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल आप लोग ने लिखा, आगे लिख दिया इलिस्ट्रेटर, बस। इस तरह आप लोग लिखे तो आप लोगों को यहाँ पे काफी डिटेल में उस टूल के जो है ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ये मैं आप लोग को ये चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ना अपने आप को लिमिट नहीं करना कि अच्छा ये चीज हमने सीख ली है तो और हम इसको डिटेल में नहीं देखें। अगर कहीं पे भी मसला आ रहा है तो आप आर्टबोर्ड टूल, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अब हम लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं टेक्स्ट टूल इलिस्ट्रेटर, तो यहाँ टेक्स्ट टूल का पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग को सारे ये देखें ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं। और ये देखिए 36 मिनट की क्लास है, 30 मिनट की क्लास है। और ये तो दोनों ट्रेनर्स बहुत अच्छे भी हैं, GFX मेंटोर के आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रेनर है ये। इनसे मैंने भी काफी कुछ सीखा हुआ है। तो देर आर लॉट्स ऑफ मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल एक टूल सीखने के बाद उसका इस तरह ट्यूटोरियल देख लें तो वो आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कुछ ट्यूटोरियल्स जो इजीली नहीं अवेलेबल वो मैं शेयर कर दिया करूंगा, ताकि आप लोग जो है क्या कहते हैं उससे बेनिफिट ले सके, उससे आप चीजें जो आप लोग को नहीं पक्की हो रही वो आप देख सकें। अटेंडेंस लिंक अभी तक हो चुका है ओपन। मैंने अटेंडेंस लिंक शेयर भी कर दिया है और ओपन हो चुका है, और मैं इनवाइट लिंक भी शेयर कर देता हूँ।
ओके, अटेंडेंस सबकी हो रही है। अटेंडेंस लिंक मैंने शेयर कर दिया है शाहीन, मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। मैंने पहले ही बताया था, मैं इसके लिए नहीं शेयर किया था क्योंकि अभी तक ओपन नहीं हुआ था। ऑलराइट, सो अच्छा, आगे हम अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। टाइम थोड़ा सा ऊपर हो चुका है। ऐसी आज मेरे हाल से मैंने क्लास भी 2 बजे स्टार्ट की थी, बट आई डोंट नो ड्यू टू सम इंटरनेट 2:03 पे लाइव हुआ है। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल्स एडवांस ऑप्शंस। ओके, अच्छा, कल तक तो हम लोगों ने यहाँ पे ये टेक्स्ट टूल, आपका कैरेक्टर पैनल था जो कि हम लाए थे टाइप से, विंडो टाइप और यहाँ पे कैरेक्टर पैनल, ये हम लोगों ने देखा था। उसके अलावा फॉर एग्जांपल हम लोग ने सिंपली एक टेक्स्ट टाइप करना, ठीक है, उसको फिर सिलेक्शन टूल से, यानी सिलेक्शन मोड से उसके बाहर आना, सिलेक्शन टूल से उसको सिलेक्ट करना, उसका साइज इंक्रीज करना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं सारी चीजें, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं अपना साइज, फिक्स साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा था लीडिंग के बारे में बताया, तो लीडिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल ये देखें आपका एक ये हेलो एक ना फ्रेम बॉक्स के अंदर है, तो अगर मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो ये एडिटिंग मोड में चला जाता है। जब मैं एक दफा एंटर दबाऊंगा तो फॉर एग्जांपल अब ये कहेगा कि अब नेक्स्ट लाइन में आप लिखे हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो पाकिस्तान, ठीक है, तो हेलो पाकिस्तान यहाँ पे लिखा, तो इनके दरमियान जो स्पेसिंग बन रही है उसको हम ये कहते हैं लीडिंग। ये देखें, इसका सिंबल भी कुछ इस तरह का ही बना हुआ है। अगर आप देखें तो ये देखें, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर इसको कम कर रहा हूँ तो इट्स कमिंग क्लोजर टू दिस हेलो लेटर्स। सो ये इसको हम लीडिंग कहते हैं। मैंने कहा मैं रिपीट कर दूं अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, आप कहते हैं कि सर हम लोग अगर मैनुअली कर लें, फॉर एग्जांपल मैं जरा इसको हटाता हूँ, यानी पाकिस्तान को, सिर्फ ये हेलो है हमारे पास। हम लोग अगर क्या करें, फॉर एग्जांपल हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि एक ही बॉक्स के अंदर पाकिस्तान को टाइप कर रहे थे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए एक अलग जो है ना वो बना लेता हूँ फ्रेम, इस तरह, और मैं इसको यहाँ पे लेके आके रख देता हूँ। अब ये भी वही काम हुआ है, इसमें आप मैनुअली स्पेस एडजस्ट कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ है कि इसमें अब ये दोनों सेपरेट लेयर्स पर हैं, ये देखिए सेपरेट लेयर्स पर है, यानी सेपरेट बॉक्सेस के अंदर है। तो अब इसमें लीडिंग, अब आप इन दोनों को लीड करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज दीज आर सेपरेट। वो तब होता है जब उसी के अंदर आप कोई एक लाइन ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल हेलो पाकिस्तान एशिया, ठीक है, तो उसके दरमियान अब ये एक ही लेयर के अंदर आ गया, एक ही बॉक्स के अंदर आ गया। अब इनके दरमियान जो स्पेसिंग है उसको वो मैनेज करेगा। समझ लीजिए, तो दोनों तरीके होते हैं इस्तेमाल करने के, आपकी मर्जी है आप किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये तो था बेसिक लेवल पर। ओके, अटेंडेंस सबकी हो गई है। देखें एक चीज, मैं थोड़ा सा ना आप लोग को एक दो तीन चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग जो लेक्चर्स की रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये मेरा मिस हो गया तो ये री अपलोड करवा दें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अनफॉर्चुनेटली हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने कल भी इस चीज को एम्फेसाइज किया था, मैं आज भी करूंगा, क्योंकि कमेंट्स में फिर स्टूडेंट्स एनर्जी अपनी वेस्ट करते हैं कि वो बार बार कहना है कि सर ये मैं इधर मिस हो गया मेरा लेक्चर। तो ये मैं जरूर कर सकता हूँ कि मैं ये रेगुलर बेसिस पे कर सकता हूँ कि आप लोग के साथ ट्यूटोरियल्स में रेगुलर बेसिस पे शेयर कर दिया करो, वो देख लिया करें आप, जो मैंने क्लास से रिलेटेड पढ़ाया है। बाकी ये है कि आप अपने क्लास फेलो से भी आप इसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि क्या पढ़ाया गया था, उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे जरूर पूछें। लेकिन लेक्चर जो है वो री अपलोड नहीं हो सकता, ठीक है।
हाँ, इस तरह मैंने जरूर कहा था कि एक चीज हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें लग रहा है जिस दिन हमने लेक्चर लिया कि यार ये लेक्चर एक से दिन ज्यादा दिन रहना चाहिए, तो उसकी मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन एक जो लेक्चर डिलीट हो चुका है उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके लिए अब जो जिनकी क्लास मिस होती है, जो क्लास अटेंडेंस नहीं कर पाते हैं, और दूसरी चीज ये कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग अटेंडेंस लगा रहे होते हैं मजे से आकर क्लास के 4-5 घंटे बाद आकर। तो भाई ये कोई हमने मतलब एक फ्री फ्लोइंग तो नहीं रखा हुआ है, मतलब एक हम आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इसमें काफी दफा क्या कहा है, और लॉजिक भी ये कहती है कि जो क्लास के दौरान अटेंडेंस होती है तभी होती है। कभी यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है कि आप सर के पास रात को घर पहुंच गए, जी मेरी आज की क्लास की अटेंडेंस लगा दें? इस तरह तो नहीं होता। सो यूनिवर्सिटी में क्लास में अटेंडेंस तभी होती है, बल्कि तो सिर्फ पहले 10 मिनट में होती है, उसमें तो क्लास के एंड तक भी नहीं होती। यहाँ पे तो हम लोगों ने आप लोगों को क्लास के एंड तक कहा हुआ है कि आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा सीरियस लें। मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत इस मामले में नॉन सीरियस हो जाते हैं कि जी 5 घंटे बाद 6 घंटे बाद मैसेज कर रहे होते हैं, सर जी वो अटेंडेंस लिंक नहीं चल रहा, आप लोग का अटेंडेंस लिंक नहीं चलता है। तो अब मैं उनको किस तरह समझाऊं कि मतलब एक सिंपल सी लॉजिकल बात है कि अटेंडेंस लिंक तभी चलेंगे जब आप लोगों के ऑब्वियसली क्लास टाइमिंग में आप लोग आएंगे। तो ये चीज मैं आप लोगों को दोबारा से क्लियर करना चाहता हूँ। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी मुझसे बेशक कमेंट्स में पूछ सकता है। ओके। अच्छा, टेक्स्ट ऑप्शन मजीद हमारे पास जो टेक्स्ट ऑप्शन है उनको हम देखते हैं। हमने ये बेसिक टेक्स्ट यानी टाइप टूल हम लोगों ने देखा है। अब हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल क्या कहता है कि आपके पास एक शेप है, एक एरिया है। तो एरिया टाइप टूल बेसिकली अगर आप क्लिक करेंगे तो वो उस शेप के अंदर यानी उस एरिया के अंदर टेक्स्ट लिखेगा। इट्स लाइक अ फ्रेम टूल। यानी ये फ्रेम टूल की तरह, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये पॉलीगॉन है, ठीक है, किसी भी कलर का हो। यहां से एरिया टाइप टूल आप लोगों ने लेना है और बिल्कुल ये पाथ पर आकर क्लिक करना है। जो पाथ जहां पे लिखा हुआ ना आप लेकर आएंगे, एग्जैक्टली पाथ के ऊपर आकर क्लिक करना है, तो आपका ये कर्सर ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जरा साइज थोड़ा सा हम कम करते हैं। दोबारा से डबल क्लिक करके आप उस मोड में एडिटिंग मोड में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिखता हूँ। तो आप देखें कि ये ना एक एरिया टाइप टूल, अब ये एक ऐसा लग रहा है कि एक एरिया में लिखा हुआ है, यानी एक पॉलीगॉन शेप की तरफ चल रहा है, तरह चल रहा है वो। और ये एक एरिया टाइप टूल की यही निशानी होती है कि आपका वो जो जितना भी टाइपिंग होती है वो एक एरिया के अंदर होती है। अब इसमें जो ये लीडिंग स्पेस है ये आप मैनेज कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, मजीद आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा एरिया। ठीक है, देखिए ये पॉलीगॉन बेसिकली पॉलीगॉन शेप की शक्ल में जो है ये लिखा गया है। इसी तरह अगर मैं एलिप्स लेता हूं, बिल्कुल पाथ पर आकर क्लिक करना है और ये आपका बेसिकली अब उस शेप के अंदर इस तरह लिखा जा रहा है सर्कुलर फॉर्म में। देखिएगा, तो एरिया टाइप टूल क्या होता है, एक एरिया आपने जो भी उसको एरिया दिया होता है, अब वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप सर्कल को थोड़ा चेंज कर लें, यानी मैं इस तरह एक ये सर्कल है, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, लाइक दिस। अब अगर मैं एरिया टाइप टूल करता हूं तो अभी भी टाइप होगा, क्योंकि एरिया टाइप टूल किसी भी मतलब कस्टमाइज शेप पे भी, बनी बनाई शेप पे भी, हर किसी पे अप्लाई होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या अगर फॉर एग्जांपल मसला इसमें एक ही आ रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कलर गायब हो जाता है। ठीक है, कलर गायब हो जाता है, इफ यू नोटिस, ये देखिएगा, क्विकली मैं करता हूँ। तो जो मैंने क्लिक किया, ये येलो कलर गायब हो जाएगा और सिर्फ वो पाथ रह जाएगा ब्लैंक, और मतलब फॉन्ट रह जाएगा।
हमने ये नहीं करना। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पीछे सर्कल भी रखना है और हमने ऊपर फॉन्ट भी लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी। उसके लिए हम ये करेंगे कि हम फॉर एग्जांपल एक उसी तरह ही शेप बनाएंगे किसी भी कलर में। तो कलर आपने बैकग्राउंड पे रखना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने यही येलो कलर रखना है। अब आप क्या करेंगे बेसिकली, इसकी एक और एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे। उसकी कॉपी बनाने की मैं वजह बताता हूँ। देखिए हमारे पास दो शेप्स होनी चाहिए एग्जैक्ट कॉपी फॉर्मेट की। एक शेप जिस पर कोई काम नहीं होगा, यानी जिस पर हम एरिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब मैं एरिया टाइप टूल परफॉर्म कर रहा हूं तो शेप का कलर गायब हो जाता है। तो जब हमारे पास दो शेप्स होंगी जिसमें से एक शेप पीछे रहेगी एज अ बेस काम करेगी और जो आगे शेप होगी उस पे एरिया टाइप टूल परफॉर्म हो जाएगा और वो ब्लैंक हो जाएगी, तो पीछे वाली शेप का कलर भी इंटैक्ट रहेगा और आगे वाली शेप में हम लोग एरिया टाइप टूल परफॉर्म भी कर लेंगे। भाई ये देखें, मैं आप लोगों को सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको इस तरह, ये हमारे पास दो शेप्स हैं, ठीक है। आपने इस पे एरिया टाइप टूल परफॉर्म कर लिया, फिर आप इसको पकड़कर इधर लाकर एडजस्ट कर लें। एक तो ये भी देसी तरीका है, ठीक है। अब ये आपके पास पीछे कलर भी है और ये भी है, ठीक है। तो इसी तरह अब मैं क्या करने लगा था, मैं ये करने लगा था कि मैं एग्जैक्टली ये जो शेप है ना हमारी, इसी के ऊपर एक और शेप बनाऊंगा। आप यहाँ पे देखिएगा लेयर सिस्टम में वो शेप रिकॉर्ड भी होगी। तो एक तो कॉपी करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जिससे क्या होता था कि आपकी कॉपी होती थी बट वो जो कॉपी बनती है वो थोड़ी सी शेप से दूर बनती है। जिस तरह कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबा रहा हूँ तो देखिए थोड़ी सी आगे बन रही है कॉपी, ठीक है। एक और कॉपी करने का ऑब्वियसली मैंने मोड बताया था, शिफ्ट एंड ऑल्ट से आप ड्रैग करें तो कॉपी हो जाता है, ठीक है। एक और मैंने कॉपी करने का तरीका बताया था, वो था कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है, शॉर्टकट है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ये जो शेप है एग्जैक्टली इसी शेप के ऊपर कॉपी बनेगी, ठीक है। इस शेप के एग्जैक्टली इसी शेप के ऊपर कॉपी बनेगी। तो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करता हूं तो ये देखिए पता नहीं लग रहा कि कॉपी बनी है, बिकॉज बिल्कुल उसके ऊपर है ना, पता ही नहीं लग रहा कि कॉपी बनी है। आप कलर चेंज करके देख रहे हैं, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि पीछे येलो शेप है, ओके। सो अब ये जो आगे वाली शेप है जिसको आप कोई और कलर दे दें अपनी तसल्ली के लिए, पीछे वाली येलो हमारी इंटैक्ट है, ठीक है। उसको हम बेशक लॉक कर देते हैं ताकि वो हिले ना। हमने उस पीछे वाली शेप को लॉक कर दिया और उसको नेम भी दे देता हूँ, मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ या बेस दे देता हूँ, बेस शेप, ताकि ये ऊपर है। और इसको मैं कह देता हूँ इस पे हमने एरिया टाइप करना है। ये बेस है और ये एरिया टाइप वाली है, बेस वाली को हम लॉक कर देते हैं। अब इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। इस पे हम लोग अगर एरिया टाइप टूल करते हैं तो ये देखिए ये नीला कलर गायब हो जाएगा लेकिन येलो कलर रहेगा, ये देखिए। इस तरह बेसिकली आप लोग का पीछे कलर भी रहता है और ऊपर बेसिकली आपने टाइप भी रख ली। ये इसको मैनुअली हम करते हैं, इसका कोई ऐसे वो यानी ऑप्शंस में नहीं है कि आप लोग के पीछे कलर बेस सेम रहे। तो आई होप एरिया टाइप टूल आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टूल है हमारे पास टाइप ऑन अ पाथ टूल। देखिए नाम को देखें थोड़ा सा, टाइप ऑन अ पाथ टूल। तो यहीं से मैं इसी सर्कल को ले आता हूं। ठीक है, टाइप ऑन अ पाथ टूल देखते हैं। टाइप ऑन अ पाथ टूल क्या करेगा कि वो पाथ पर टाइप होता है, यानी वो शेप के अंदर टाइप नहीं होता, वो शेप के बाहर पाथ पर टाइप होता है। आप लोग ने देखा होगा बहुत से इस तरह के फॉन्ट्स लिखे होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, यानी राउंड शेप में लिखे होते हैं। तो वो इसी टूल से लिखे जाते हैं जिसका नाम है टाइप ऑन अ पाथ टूल। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो जितने भी जो मैंने टूल्स पढ़े हैं ये आपकी फॉर एग्जाम्पल शेप्स पे, यानी जो पहले वाला पढ़ा है वो तो आपकी शेप, जो कंप्लीट आपकी शेप है जो कि क्लोज शेप है, जिस तरह ये सर्कल है चारों पॉइंट्स इसके क्लोज्ड हैं, इस पे ही काम करता है एरिया टाइप टूल। टाइप ऑन अ पाथ टूल क्लोज शेप्स पे भी काम कर लेता है और ओपन शेप्स पर भी काम कर लेता है। तो मैं उसको बताता हूँ कि अभी हम ओपन पे किस तरह काम करेंगे, क्लोज्ड पे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। बिकॉज आप ये देख रहे हैं
इसका नाम क्या है, टाइप ऑन अ पाथ टूल। तो इधर इस शेप में आपको पाथ किधर नजर आ रहा है, ये सारा पाथ है, ये सारा एंकर टू एंकर पाथ जा रहा है, एंकर टू एंकर पाथ जा रहा है, एंकर टू एंकर पाथ जा रहा है, पूरी शेप में ही पाथ है। ठीक है, ऑब्वियसली आपकी शेप कंप्लीट हो तो पाथ्स ही होते हैं उसमें, पाथ्स और एंकर्स होते हैं। सो टाइप ऑन अ पाथ टूल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं अगर इसको जहां से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ मैं वहां पे क्लिक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन आइडियल प्लेस, इधर से मैं शुरू करता हूँ, लाइक यहाँ से, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर अब मुझे कह रहा है कि आप लिखें कुछ, फॉर एग्जाम्पल लोगो डिजाइन फॉर फैशन। ठीक है, मैंने कुछ लिख लिया। अब हमारा ऑब्वियस सी बात है शेप का कलर गायब हो गया, क्योंकि वो एरिया टाइप टूल में भी यही हमारे पास इशू आ रहा था। सो इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं तो यहाँ पर मेरे पास ये एक स्टिक नजर आ रही है और ये दो स्टिक्स भी नजर आ रही हैं, इनका हम काम देखते हैं। ये स्टिक्स बेसिकली हेल्प करती हैं इसको मूव करने के लिए। यानी फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्लिक किया और ड्रैग किया थोड़ा सा, तो ये देखें आपका ये फॉन्ट मूव हो रहा है कि आपका ये थोड़ा सा ये अलाइंड हो, यानी सेंट्रल हो। अब आप दूर से देखें इस तरह का, यानी आप लोग देखे होंगे ऊपर से नीचे की तरफ जो फॉन्ट लिखे जाते हैं वो इस तरह ही लिखे जाता है। इसका अगर हम कोई फॉन्ट चेंज करें, ठीक है, तो ये जो स्टिक है गाइस, ये स्टिक का साइज कभी कभार ये स्मॉल हो जाता है, तो इसमें परेशानी हो ना आप लोगों ने। इसकी निशानी ये है कि इस पे जब आप माउस लेकर जाएंगे तो ये जो आइकन है वो आइकन के साथ छोटा सा ना अपवर्ड का सिंबल बन जाता है, अपवर्ड एरो का सिंबल बन जाता है। तो ये इसकी निशानी ये है कि इसके साथ जब आप लेकर आएंगे तो इसका ये अपवर्ड एरो का सिंबल बनेगा, तो दैट मीन्स कि दिस इज दैट स्टिक विच वी यूज, जिससे आप इसका बेसिकली ये फॉन्ट की यानी ये डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रैग करें तो देखिए फॉन्ट को आप इस तरह यहाँ पर भी ला सकते हैं। ठीक है, ये अपसाइड डाउन हो गया। तो आप पाथ के किसी भी हिस्से पे इसको लेकर जा सकते हैं, नंबर 1 इस टिक के जरिए। नंबर 2, अगर मैं इस टिक को थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रैग करूं, ये अंदर की तरफ में गया हूं, तो अब ये देखें बेसिकली हमारी ये जो फॉन्ट है ये अंदर की यानी पाथ के अंदर की तरफ आ चुका है। ये पहले आउटसाइड की तरफ था, अब इनसाइड की तरफ आ चुका है। थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है टूल, लेकिन इसको आपने बड़ा केयरफुली यूज करना है। ये देखें क्योंकि फॉन्ट इस तरह चल रहा है ना, तो इसलिए ऊपर जब मैं लेकर जाता हूँ इसको तो ये उल्टा हो जाता है। ये देखिएगा, बिकॉज ऊपर जब था इसके बिल्कुल उलट तो सीधा था, ये इनसाइड आउट हुआ है तो उल्टा हो गया है। अभी देखें सीधा हो गया। बताने का मकसद ये है कि आप लोग मल्टीपल फॉन्ट के यानी स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हो इसके थ्रू। आप पाथ के किसी भी हिस्से में इसको टाइप करना चाह रहे हो, आप वहां से शुरू करके इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कि जिस तरह वो कलर ऐड हुआ था, उसको मैं डिलीट करता हूँ, वो कलर किस तरह यानी इसमें ऐड किया था, एग्जैक्टली वही हम लोग टेक्निक इसमें यूज करेंगे। ये हमारे पास सर्कल है, ऑब्वियसली बात है इसमें मैं टाइप ऑन अ पाथ कर रहा हूँ बार बार तो वो गायब हो जाता है, एग्जैक्टली एरिया टाइप टूल की तरफ। तो इसमें भी मैं दो शेप्स बनाऊंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से। जो बेस वाली है उसको आप लॉक कर लें और जो ऊपर वाली है उस पर आप टाइप ऑन पाथ टूल कर लें। तो अब देख लें, लिखना है आप। तो अब आपको ये देखें पीछे कलर भी आपका इंटैक्ट है और फॉर एग्जांपल ये फॉन्ट भी। और ये देख लीजिएगा, एक चीज देख लीजिएगा, अगर आप सिर्फ फॉन्ट को मूव कर लेंगे तो सिर्फ फॉन्ट मूव होगा, आपने दोनों को एक साथ मूव करना है। तो आप या तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लें फिर मूव करें, फिर ये मूव होंगे। दूसरा ये कि आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों को ग्रुप कर दो। ग्रुप में आप लोग को याद होगा कि ये होंगे तो अलग अलग ही,
लेकिन ये एक्ट एक एक यानी ऑब्जेक्ट की तरह करेंगे। तो आप इनको सिलेक्ट करके इस तरह अगर राइट क्लिक करके ग्रुप कर दें तो आप ये देखें ये ग्रुप फॉर्म में आगे अब ये एक साथ मूव करेंगे जहां भी इन्होंने जाना है। ठीक है, तो ये था आपका टाइप ऑन अ पाथ टूल। अभी हमने देखा टाइप आप पूरे कंप्लीट शेप पे कर रहे हो। अगर हमारे पास कोई एक पाथ है, यानी पाथ क्या होता है, एक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये आपकी शेप है जो मुख्तलिफ पाथ से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल एक कमरा है वो मुख्तलिफ दीवारों से मिलकर बनता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक दीवार नजर आ रही है तो उसको आप कहेंगे वो पाथ है। ठीक है, मुख्तलिफ दीवारें मिलकर एक कमरे को बनाती है ना, तो इसी तरह मुख्तलिफ पाथ्स मिलकर एक शेप को बनाते हैं। लेकिन टाइप ऑन अ पाथ टूल क्या हो रहा है कि वो किसी भी एक दीवार पे या किसी भी एक ब्लैंक पाथ पर भी काम कर सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ ये ऑप्शंस हैं ओपन पाथ्स, उनको हम ओपन पाथ भी कहते हैं, सिंपल पाथ्स भी उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो तीन शेप्स हैं, एक लाइन सेगमेंट है, एक आर्क है, एक स्पाइरल है। सो लाइन सेगमेंट बेसिकली आपको इधर नजर आएंगी, ये टी के बिल्कुल साथ ही। लाइन सेगमेंट क्या है कि आप बिल्कुल एक सीधी लाइन लगा सकते हैं, इस तरह आप लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर आप शिफ्ट दबा के बिल्कुल लाइन बनाएंगे, क्योंकि शिफ्ट से क्या होता है हर चीज बहुत सीधी बनती है, यानी कि या तो किसी स्पेसिफिक एंगल के साथ बनेगी या बिल्कुल सीधी बनेगी। तो ये देखिएगा ये अब हमारे पास ये पाथ आ गया, इसको सिलेक्ट करके अगर मैं टाइप ऑन अ पाथ टूल करता हूं तो इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ये हो गई, यानी मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह था कि टाइप ऑन अ पाथ मींस के इट कैन अप्लाई ऑन एनी पाथ, क्योंकि शेप में भी पाथ्स होती हैं तो उस पर भी अप्लाई हो जाता है। और इस तरह का कोई ओपन पाथ है, इसको हम कहते हैं ओपन पाथ। ये हमारा ओपन पाथ है, यानी इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये देखें, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, ये ओपन पाथ इसको हम कहते हैं। इसी तरह ये आर्क का आप ये क्लिक करके ड्रैग करके बनाए तो आर्क शेप में आपका ये ओपन पाथ बन सकता है। इसके ऊपर आप टाइप ऑन पाथ कर सकते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि ये ओपन पाथ्स पर भी काम करता है और पूरी क्लोज यानी जो शेप्स हैं पाथ की फॉर्म में उस पर भी काम करता है। ठीक है, ये तीनों स्टिक्स आप यूज कर सकते हैं टू मूव इट अराउंड एंड डू ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू डू विद इट। एक और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई अगर तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था टेक्स्ट, मैं इंक्लूड करता हूँ, ये था ना हमारे पास टेक्स्ट। आप कहते हैं कि सर हम लोगों ने बिल्कुल एक और इसी तरह का फॉन्ट इसके अंदर लाना है, तो उसके लिए अगर तो आप इसी को यूज करेंगे, यानी इसी वाले को जो हमारी ये वाली है, तो उससे पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक और इसी तरह का एक सर्कल एग्जैक्ट इसी शेप का लाना पड़ेगा, जो कि फॉर एग्जांपल ये मैं इधर से सर्कल ले आता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, सर्कल को थोड़ा हम ऊपर ले आते हैं और इस सर्कल पे मैं दोबारा से टाइप ऑन अ पाथ करूंगा। ये देखें, सो अगर आपके क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्या सर हम एक लाइन इस तरह ऊपर एक लाइन इस तरह नीचे कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए टू सेपरेट शेप्स चाहिए हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको टू सेपरेट पाथ्स चाहिए। अब ये देखें, अगर आप लेयरिंग सिस्टम को जरा गौर से देखें तो ये हेंस आई ईट इट डेली, ये एक इसमें है, और ये ऑरेंज इज माई फेवरेट, ये एक अलग उसमें है शेप में। समझ रहे हैं?
ये अलग है, ये अलग है, ये एक ही के अंदर, हेंस आई ईट इट डेली नहीं लिख सकता था मैं, वो मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा था। समझ लगी है? ये बेसिकली मैं कहना चाह रहा था टाइप ऑन अ पाथ टूल के हवाले से। आई होप यहां तक आप लोग को क्लैरिटी हुई होगी। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, इट मींस इट वुड बी सेकंड लेयर, यानी आपने एक सेपरेट शेप जो है या नंबर्स को अभी आप रहने दें कि लेक्चर नंबर 10 है कि 9, क्योंकि हमारा एक मिस हुआ था तो उस वजह से थोड़ी सी जरा हम लोग को जो है कंफ्यूजन हो रही है। सर काइंडली डिस्कस अबाउट हाउ टू ड्रॉ अ हाफ सर्कल, मैं उसके बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह अभी। एक्सप्लेन कर्निंग, अभी जो अभी मैं जो बता रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ, यानी दो सर्कल्स बनाने हैं। ये देख, बल्कि इसमें जो दो अलग अलग मैंने टाइप किए उसके लिए एक सर्कल ये सेपरेट है, ये सर्कल सेपरेट है। ये देख लें आप, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। तो आप दो सर्कल बनाएंगे, यस। एक ही में नहीं चलेगा। अगर इसी में मैं लिखता हूं तो मसला ये है कि इसी में जब इधर से भी लिख रहा हूं तो वो इधर से कंटिन्यू हो रहा है। देख रहे हैं आप? अब वो इधर अलग नहीं हो रहा। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं चाह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल इधर से ही हो जाए, लेकिन आप देखिएगा जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्या होता है, ये देखिए। इधर से मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूं, हेंस आई ईट इट डेली को। तो इधर जब मैं क्लिक करता हूं तो शुरू कहां से हो रहा है? इधर से। दिस इज अ प्रॉब्लम। क्यों कहते हैं कि आप एक ही, जहां से आपने शुरू किया वहीं से आप लिख सकते हो, बाकी और कहीं आप डिफरेंट स्पॉट्स चूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें फिर ये एक सेपरेट शेप लेकर उसको उसमें लिखना पड़ा, उसको उसमें लिखना पड़ा, और फिर आप यहाँ पे आके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और एक ऑब्वियसली आपकी बेस लेयर है। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हुई होगी। सर पेन टूल से बनाई किसी भी शेप पे वर्क करेगा? जी बिल्कुल करेगा। जिस, अब देखें, आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया था कि आप लोग ने इस पे काम ही करना है, शेप्स पे और पाथ्स पर, इलिस्ट्रेटर में और कुछ है ही नहीं। ठीक है? तो जाहिर सी बात है आपकी कोई भी शेप हो, चाहे वो पेन टूल से बनी हो, किसी से भी, अभी पेन टूल हमने अभी सीखा नहीं है, कोई भी आपकी कस्टमाइज शेप हो, कुछ भी हो जिसके अंदर पाथ्स हैं ऑब्वियसली, तो ये उस पर काम करेगा, क्योंकि ये पाथ को रीड करता है, इसकी खुराक जो है वो पाथ्स है। सर्कल का इनसाइड किस तरह करना है? सर्कल का इनसाइड इस तरह करना है कि आपको फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, जो स्टिक है इसको अगर मैं बाहर की तरफ लेकर जाऊंगा तो बाहर आ जाता है फॉन्ट, और अगर मैं इसको अंदर की तरफ लेकर आता हूं माउस को, तो ये देखिए अंदर की तरफ ये इनसाइड आउट आ जाता है। सर्कल वाला गिग कंपोनेंट दोबारा अभी वर्ता, अभी आप ये वाला लेक्चर लें, मैं कर दूंगा डिस्कस। सर टेक्स्ट साइज का पैनल कैसे ऑन किया है? दोबारा बता देता हूँ। विंडो पे जाना है आपने, टाइप पर जाना है और यहाँ से करेक्टर लेकर आना है, फिर यहाँ से आपका बेसिकली टेक्स्ट साइज का ये जो साइजिंग है ये आप चेंज कर सकते हैं। और साइज किस तरह चेंज करना है? आप कहते हैं इसका साइज चेंज करना है, तो आप सिंपली सर्कल को पूरे को सिलेक्ट करें और आप यहाँ से टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, या टेक्स्ट का ये नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है? आई होप अब कुछ चीजें आप लोगों से क्लियर हुई होंगी टाइप ऑन अ पाथ टूल से। आगे चलते हैं। इसको हम
राइट पे कर देते हैं। आगे बहुत आसान रह गए। अब वर्टिकल टाइप टूल है। वर्टिकल टाइप टूल किस तरह काम करता है? वर्टिकली काम करता है। ये बिल्कुल टाइप टूल का ही ऑल्टरनेटिव है जो हमने फर्स्ट वाला टूल पढ़ा था। अब आप देखेंगे ये जो हमने टूल्स पढ़े इनके उलट टूल्स अब आपको नजर आने लग जाएंगे। यानी ये सारे टूल्स जो थे वो हॉरिजॉन्टल थे ना, जो नॉर्मल राइटिंग होती है लेफ्ट से राइट, वो हॉरिजॉन्टल होती है ना इस तरह। इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं। तो अभी तक जो हमारी नॉर्मल टाइपिंग हो रही थी वो सारी हॉरिजॉन्टल हो रही थी। अब हमारे पास वो वर्टिकल टाइप टूल उन्होंने निकाल दिया। अजान हो जाए मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। गाइस अजान ब्रेक ले रहा हूँ मैं, फिर कंटिन्यू करता हूँ। यस इट्स पॉसिबल। यस इट्स पॉसिबल। 1 मिनट में मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके जी कंटिन्यू करते हैं। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। सो अब ये वर्टिकल वर्टिकल जो टाइप है अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये वर्टिकली चल रहा है। आप ये देखें इसका डायरेक्शन भी वर्टिकल पे। फॉर एग्जांपल आप देखें अल्फाबेट से कर्सर ही आपका उल्टा है। तो अगर मैं आपको कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, ई रोजगार, ये वर्टिकली चल रहा है। एक तो चीज ये हो गई, तो ये बेसिकली वर्टिकल टाइप टूल है और ये वर्टिकली चलता है। नंबर वन, एक तो आपका ये टूल हो गया। नंबर टू ये है कि आपका अगेन आ गया वर्टिकल एरिया टाइप टूल। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एरिया है, कोई सर्कल है, तो इस पे जब आप वर्टिकल एरिया टाइप टूल परफॉर्म करेंगे तो जो भी चीज अप्लाई यूज होगी वो देखें जो लिखा जा रहा है वो वर्टिकली लिखा जा रहा है।
ये आप कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत है, तो बड़ा अजीब सा है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों ने अपने डिजाइन्स में कुछ थोड़ा सा अपने टेक्स्ट को फनी तरीके से या कॉमिकल तरीके से प्रेजेंट करना हो, तो वो इस तरह की थोड़ी सी उन्होंने ना लाइक स्टाइल में लिखा होता है। अभी लिख रहा हूँ, हेलो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्राफिक डिजाइन एट ई रोजगार। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उन्होंने क्रिएटिव करके बनाया हुआ है, और इसका मैं फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकता हूँ। हेलो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, काफी मुश्किल है पढ़ना, बट ये उसने वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। सो बताने का मकसद ये है कि एरिया टाइप टूल वही चीज है, बट इट्स इन अ वर्टिकल फॉर्म। एंड ऑल्सो इफ यू नोटिस कि ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल जो कि राइट टू लेफ्ट था। इतना यूज नहीं होता इसका, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो कि व्हाट इज वर्टिकल। ये जो टूल्स हैं ये क्या करते हैं, वही काम है इनका। अब इसी तरह ये फॉर एग्जांपल टाइप ऑन अ पाथ टूल है, ये भी वर्टिकल में ही जाएगा। इसका स्टाइल क्या होगा, वर्टिकल होगा। ये देखें वर्टिकली चल रहा है, ये जो भी चल रहा है लाइक दिस, अपसाइड डाउन। इस तरह कोई आप फॉर एग्जांपल फॉन्ट लिखना चाह रहे हैं कि आई लव नेचर एंड लोगो डिजाइन्स, खुद ठीक है। तो इस तरह का कुछ आप लिखना चाह रहे हैं क्रिएटिव तरीके से कुछ इस तरह का, तो इस उसमें काफी ये काम आता है। बट मेरे यूज में टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने ज्यादा कभी आए नहीं है। और ये देखें, अब इसको देखें, आप पढ़े तो आई लव नेचर एंड लोगो डिजाइन। So it gets tricky to read, but these are all in vertical form. ये vertical form में है, तो इनके बारे में भी आपका जानना जरूरी है। ज्यादातर आपके ये तीन यूज होते हैं जो मैंने आप लोग को डिटेल में बताए हैं। बाकी टच टाइप टूल इसको अभी यूज करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली हमारे पास जो है वैक्यूम टैबलेट तो है नहीं जो हम इसको यूज करें, तो इसका इतना यूज नहीं होता। सो यही 6 टूल्स हैं जिसमें से पहले 3 टूल्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और अगले 3 जो है वो उसके ऑपोजिट हैं। सिर्फ आप लोग को अगर आइडिया हो गया कि एरिया टाइप टूल और टाइप टूल क्या है, तो यू कैन यूज दीज एज वेल। एक और चीज जो मैं फॉन्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, फॉन्ट इटसेल्फ, ये हमारे पास फॉन्ट है। ठीक है, सो एक ये है और इसी की मैं कॉपी बनाता हूँ, एक ये है। ठीक है, ये दो है हमारे पास फॉन्ट। अगर आप देखें एक वेक्टर की निशानी क्या होती है, मैंने आप लोगों को कहा था एक वेक्टर क्या होता है। एक वेक्टर की निशानी ये होती है कि उसके अंदर हमें क्या चीज नजर आए। एक वेक्टर की निशानी को बता सकते हैं क्या होती है, कमेंट्स में। जी, उर्दू टाइपिंग भी की जा सकती है। इसका कह रहे हैं ये टूल्स कहाँ से सेलेक्ट होंगे, वर्टिकल और सर्कल। देखें सर्कल तो इसके यहाँ से होगा, यानी शेप टूल से हम सर्कल बनाएंगे, और वर्टिकल टूल इसके अंदर है, टाइप टूल।
तो बता सकता है एक वेक्टर की निशानी क्या है? पॉइंट्स, पिक्सेल्स। चलें आज आप लोग की वेक्टर की जरा डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर करते हैं। एक वेक्टर की निशानी क्या है कि पता लगे कि वेक्टर है? वेक्टर विल बी प्रिंट बेस। ओके, अच्छा, और इट डज नॉट डिस्ट्रैक्ट। ओके, अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। एक वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आप जरा गौर से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। कि हमारे पास वेक्टर है, तो इसके अंदर क्या चीज आपको नजर आ रही है? मैं जरा माउस लेकर जा रहा हूं ऊपर, ठीक है। क्या दो चीजें आपको नजर आ रही हैं इसमें? क्लियर व्यू ऑफ इमेज। अब आप लोगों को क्या आइडिया हो रहा है कि क्या हो सकता है? डायरेक्शंस एंड क्वांटिटी। नहीं, क्लोज नहीं आ रहा आप लोग, वे टू फार। यस, दिस इज द आंसर। एक वेक्टर की निशानी होती है कि उसके अंदर एंकर्स और पाथ्स होते हैं। एंकर और पाथ की जरा मैं आपको आसान एग्जांपल में ना हमेशा इसलिए एक वॉल से देता हूं या एक रूम से देता हूं। एक रूम जो है ठीक है, ठीक है, एक रूम जो है, फॉर एग्जांपल एक चार दीवारी कमरा है, तो एक चार दीवारी कमरे को चार कॉर्नर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? उस चार दीवारी को चार दीवारें चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शेप है, कोई भी शेप है, इधर से इधर एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं एंकर। इसके दरम्यान भी तो कुछ होना चाहिए ना, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरम्यान जो दीवार है, जो एरिया है, उसको हम कहते हैं पाथ। तो आपकी शेप बनती है एंकर्स और पाथ्स से। पाथ्स बेसिकली आपकी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो आपकी कर्व फॉर्मेट में भी होती हैं, सीधी भी होती हैं। और उन पाथ्स को जो जोड़ने का काम होता है, एक पाथ को दूसरे पाथ से जो जोड़ना है, वो काम होता है एंकर का, जो उसको एक एंड पे होता है और दूसरे एंड पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इस एंड पे है, एक इस एंड पर है, तो इसके दरमियान क्या है? पाथ। लगी समझ? तो एक वेक्टर की निशानी ये होती है कि उसके अंदर एंकर्स और पाथ्स होते हैं। तो अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। क्या ये हमारा फॉन्ट वेक्टर है? अभी गौर से देखें, क्या हमारे ये दोनों फॉन्ट वेक्टर हैं, या इसमें से कोई वेक्टर है या एक नहीं है? तो ये लाइंस को आप पाथ्स भी कह सकते हैं। सादिया कह रही है नो, नॉट। ग्रेट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नो, नहीं है, क्योंकि आपको यहां पर एंकर्स और पाथ्स तो नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह वेक्टर फॉर्मेट में हो सकता है? ऑल्दो इसकी नेचर वेक्टर ही है, यानी आप इसको कितना मर्जी अपस्केल या आउटस्केल कर लें, इसका इसकी रेजोल्यूशन, क्योंकि हम एक वेक्टर सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तो इसकी रेजोल्यूशन में कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको जितना मर्जी अपस्केल कर लें, ये क्रिस्प ही रहेगा। लेकिन इसको अगर हमने वेक्टर शेप यानी इटसेल्फ इस तरह बनाना है कि इसके अंदर एंकर्स और पाथ्स नजर आए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये एक फॉन्ट है जिसको मैं नहीं एंकर्स और पाथ्स में कन्वर्ट कर रहा, और इसको मैं एंकर्स और पाथ्स में कन्वर्ट करूंगा। तो फर्क देखते हैं दोनों का। इसको आपने सेलेक्ट करना है। ऑलराइट, दो तरीके हैं इसको एंकर्स और पाथ्स यानी वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का। एक है आप राइट क्लिक करेंगे,
और इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा क्रिएट आउटलाइंस का। सेलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल से, राइट क्लिक करेंगे और यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट आउटलाइन का। आप इसे लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्या होता है, क्रिएट आउटलाइन किया तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे ये एंकर्स नजर आने लग गए और पाथ्स भी नजर आने लग गए। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि बेसिकली वेक्टर बन गया। वेक्टर क्यों बनाया, क्या फायदा है वेक्टर बनाने का? ऑलराइट, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, वेक्टर बनाने का क्या फायदा है। ठीक है, वेक्टर यानी हमने बना तो लिया, अब इसका हमने करना क्या है। तो नंबर वन फायदा इसका ये है, जरा मैं फॉन्ट को ही थोड़ा सा डिफरेंट लेता हूँ, एक मिनट और फॉन्ट लेता हूँ। ये फॉन्ट है, इसको भी मैं वेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ। राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइंस। तो आप देख सकते हैं ये आपका वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर आपको एंकर्स यानी शेप्स बन गई हैं, लेटर शेप्स बन गई हैं, लेटर की छोटी छोटी शेप्स बन गई हैं। और ये क्योंकि जब जब भी आप किसी एक फॉन्ट को करेंगे ना, यानी आप उसको क्रिएट आउटलाइन करेंगे शेप्स की, तो वो हमेशा ग्रुप फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो सारे एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं, सारे एक साथ मूव हो रहे हैं। तो आप इसको अनग्रुप एक दफा कर लें, अभी अलग अलग हो गए। अब इसमें आप देखेंगे आप लोग को छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। और एंकर पॉइंट्स का क्या, मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ये बना ही इनके लिए है। आप इन एंकर पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस एच की शेप को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, लाइक दिस। तो यहां से भी लाइक दिस। क्या हुआ, हुआ यहाँ पर यूं कुछ कि हम लोगों ने अब हमारे पास ये एक ऑप्शन आ गया, जिस तरह ये होंडा का इस तरह का लोगो है, हमारे पास एक ही ऑप्शन आ गया कि हम जो फॉन्ट्स है ना उनको मजीद कस्टमाइज कर सकें, उनको मजीद एक्सपैंड करके उनके एंकर्स वगैरह छेड़ना और अपनी नई एक शेप बनाना, अपनी नई एक यानी सिंबल उससे बना लेना। अभी देखें आप लोग को ये काइंड ऑफ आप ये एच का सिंबल बड़ा अच्छा से यूज कर सकते हैं। आप कोई और कलर दे दें, इट्स लुकिंग गुड। बताने का मकसद ये कि आपका ये वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसके एंकर्स को मैनेज कर सकते हैं, इसके एंकर्स को चेंज कर सकते हैं, इसके एंकर को जहां मर्जी मूव करना है वहां मूव करें। ठीक है, इसके एंकर को आपने इस तरफ मूव करना है, इस तरफ मूव कर लें। आपने मजीद कोई एंकर ऐड करना है, मजीद कोई एंकर ऐड कर लें। ठीक है, सो इट्स द लिमिट इज एंडलेस। तो इसका फायदा ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल आप इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, क्रिएट आउटलाइन कर लेते हैं, तो उससे आप एक स्पेसिफिक अपनी मर्जी की शेप बना सकते हैं फॉन्ट के अंदर रहते हुए। इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि इसमें एडिटिंग मोड आपका चला जाता है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, आपको कोई एडिटिंग मोड नजर नहीं आएगा। सो वंस यू हैव एक्सपेंडेड योर शेप या वंस यू हैव क्रिएटेड आउटलाइंस ऑफ योर शेप, आप उसको दोबारा से एडिटिंग मोड में नहीं लेकर आ सकते। आप कहते हैं कि भाई इसके आगे मैंने एस ऐड करना है या इसके आगे मैंने पूरा वर्ड ऐड करना है, तो आप वो नहीं कर सकते। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप किसी भी शेप को एक्सपेंड करने लगो तो उसकी एक दफा कॉपी बना के रखो पीछे बैकअप पे, ताकि आपको बार बार फॉन्ट ना लिखना पड़े, बार बार वो कलर चूज ना करना पड़े, साइज ना चूज करना पड़े। तो ये कॉपी आपकी हमेशा इंटैक्ट रहे पीछे। और इसको आप जो न्यू कॉपी आपने बनाई है इसको आप ट्रांसफर वो कर दो, एक्सपैंड कर दो और फिर इसके एंकल्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। दूसरा तरीका इसका एक्सपैंड करने का ये है कि एक तो हमने देखा है राइट क्लिक आउटलाइंस, क्रिएट आउटलाइंस। एक ये कि आप यहां से ऑब्जेक्ट में जाकर, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाएं
और यहाँ पे एक्सपैंड अपीयरेंस या एक्सपैंड का ऑप्शन एक्टिवेटेड होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। अगर एक्सपैंड अपीयरेंस है तो एक दफा ये और फिर एक दफा एक्सपैंड दबाना होता है, या एक दफा एक्सपैंड आपको दबा दे तो उससे भी हो जाता है। ये देखें, तो ये मैंने आप लोगों को फर्क बताया। ये आपका बेसिकली अगर इसको मैं देखूं, ये आपका फॉन्ट है दिस, तो ये आपकी वेक्टर शेप्स हैं, ये डिफरेंट लेटर की वेक्टर शेप्स हैं, ये आपका फॉन्ट है। लगी समझ व्हाट इज द डिफरेंस? ये आपका फॉन्ट है और ये आपका वेक्टर शेप्स ऑफ लेटर है। दूसरा ये है कि इसकी खासियत ये कि एडिटेबल है, ये एडिटेबल नहीं है, यानी इन टर्म्स ऑफ कि आपने न्यू लेटर आके लिखना हो। इसकी ये खास बात है इसके अगेंस्ट कि इसकी जो एंकर्स हैं वो एडिटेबल है, जिससे आप मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं। तो ये मैंने आप लोग को जो है ना टेक्स्ट से रिलेटेड एडवांस कुछ चीजें बतानी थी, जिससे आप लोगों को आगे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव सी चीजें बना सकते हो इन इस तरह के टूल्स को यूज करके। सर अगर वेक्टर में कन्वर्ट ना करें तो प्रिंट सही होगा? बिल्कुल सही होगा, बिकॉज ये फॉन्ट अगर आपका ये फॉन्ट फॉर्मेट में भी है तो इट्स नॉट एन इशू, ये है वेक्टर ही, लेकिन बस ये कि इसमें एंकर्स वगैरह नहीं नजर आते क्योंकि ये फॉन्ट फॉर्मेट में है, दैट्स इट। इसके रेजोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉपी बनाने से मैंने आप लोग को सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि एक फॉन्ट फॉर्मेट में है और एक आपका बेसिकली वेक्टर फॉर्मेट में है, ताकि मैं उसको एक्सपैंड करके आपको दिखा सकूं। इसका नाम है रेट रोकिंग। मैं भी आप लोग को कुछ वेबसाइट्स भी बताता हूँ फॉन्ट की, जिनसे आप लोग फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। अभी हम उसी की तरफ जाते हैं। अच्छा आप ये पूछ रहे थे, ओके ओके, चलें, इट्स गुड कि आपका क्लियर हो गया। अच्छा फॉन्ट की जहां तक बात है, तो फॉन्ट्स जो है ना हमें कुछ विरासत में मिलते हैं इलिस्ट्रेटर में, कुछ हमें जो मजेदार से क्रिएटिव से फॉन्ट है वो हमें खुद डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो उनका डाउनलोड करने का बहुत आसान तरीका है। जी जी, रास्टर में भी चेंज कर सकते हैं, रास्टर में भी चेंज कर सकते हैं, उसका भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं फॉन्ट डाउनलोड करने का बता रहा हूँ कि किस तरह आप लोग जो है फॉन्ट्स जो है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मल्टीपल वेबसाइट्स हैं आपके पास, फ्री वेबसाइट्स है जहां से आप फ्री फॉन्ट्स फॉर यूजेज अपने यूजेज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर गूगल पर अगर आप आए और यहाँ पे सबसे पहले एक फॉन्ट की वेबसाइट है जिसका नाम है द फॉन्ट, DAFONT। ठीक है, द फॉन्ट उसका नाम है, और ये आप बेसिकली गूगल पे सर्च करेंगे द फॉन्ट, पहला पेज ही आ जाएगा। ये देखें इस तरह द फॉन्ट सर्च किया, पहला पेज आ गया और इस तरह वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। यहाँ पर अब आपको ये मल्टीपल ये फॉन्ट्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ऊपर ऊपर आप लोग को डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है फॉन्ट्स के स्टाइल्स की। तो सबसे जो बेसिक है, मैं आपको आप लोग को थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन देता हूँ टाइपोग्राफी या फॉन्ट्स का, जिसका मैं आप की एक क्लास भी लूंगा फॉन्ट्स पे, कि आप लोग वर्ड जिस तरह यूज करते हैं उसमें दो किस्म के फॉन्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, यानी दो फॉन्ट्स बहुत ज्यादा चलते हैं। एक है एरियल या कैलिब्री, और एक है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक लेवल के फॉन्ट्स हैं, यानी लोग जो बेसिक लेवल के फॉन्ट्स हैं वो इसमें फॉल करते हैं। अब जो टाइम्स न्यू रोमन है उसमें आपने देखा होगा कि फॉन्ट के साथ थोड़ी सी डंडी होती है, और एरियल और कैलिब्री के साथ वो स्टिक नहीं होती, वो प्लेन होते हैं। तो वो जो उस तरह के फॉन्ट्स अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो आपको बेसिक में नजर आएंगे। बाकी
अगर आप कर्सिव फॉन्ट्स देखना चाह रहे हैं जिस तरह हैंड रिटन होते हैं वो आपको स्क्रिप्ट के अंदर नजर आएंगे। अगर आप फैंसी कुछ इस तरह का फंकी टाइप, जिस तरह का ये संडे मॉर्निंग फॉन्ट है, इस तरह का कोई फॉन्ट देखना चाह रहे हैं जिस तरह का मैंने हेलो का यूज किया है, तो आप फैंसी को चूज करें। ठीक है, ये मजेदार सी 3-4 कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बता दी, बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं फैंसी को चूज करता हूँ और फैंसी को चूज करने के बाद यहाँ पर मुझे मल्टीपल फॉन्ट्स नजर आ रहे हैं और उसके आगे मुझे डाउनलोड भी नजर आ रहा है। सो इफ आई वांट टू डाउनलोड दिस फॉन्ट, तो मैं इसको यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। क्लिक करूंगा, ये डाउनलोड एक हमारे पास फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा, जिप फोल्डर। या इसको मैं क्लिक करके इस फॉन्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ के कि किस तरह इसके, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका ए बी कैपिटल में किस तरह दिख रहा है, स्मॉल में किस तरह दिख रहा है, नंबरिंग इसकी किस तरह दिख रही है, यानी सारे उसका उन्होंने डिटेल बताया हुआ है कि ये फॉन्ट हर सिचुएशन में किस तरह दिखेगा। ओके, तो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, देन यू कैन डाउनलोड इट, फिर आप उसको डाउनलोड कर लें। एक ही बात है, उधर से भी हो जाएगा, यहाँ से अपनी तसल्ली करके डाउनलोड कर रहे हैं। तो जब आपका ये फॉन्ट डाउनलोड, ये फोल्डर हो गया, इस फोल्डर को अगर मैं शो इन फोल्डर पे जाऊं, तो ये फोल्डर हमारे पास एक ये हो चुका है। तो इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल फॉन्ट्स की दो या एक, जितनी भी डिपेंड करती हैं, 6 भी हो सकती हैं ये, क्योंकि फॉर एग्जांपल कुछ फॉन्ट्स होते हैं उनकी फैमिली बहुत बड़ी होती है, यानी उनका रेगुलर वर्जन भी होता है, मीडियम वर्जन भी होता है, टैलिक वर्जन भी होता है, बोल्ड वर्जन भी होता है, ब्लैक वर्जन भी होता है, तो उनकी फैमिली बहुत बड़ी होती है। सो एक फॉन्ट की जो निशानी है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर हमें किस तरह पता लगेगा कि भाई हम ये फॉन्ट ही है जो डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ और तो नहीं डाउनलोड कर लिया। तो फॉन्ट की जो निशानी है वो ये है कि आपने जब भी उसको ओपन करना है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मैंने फॉन्ट डाउनलोड किया था संडे मॉर्निंग, इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये आपका, मैंने आपको कहा था कि आप लोग विनरार कर लें अपने पास, उससे ये फौरन से ओपन हो जाते हैं। तो आप लोग को अंदर कुछ इस तरह की फाइल्स नजर आएंगी। अब उसमें आप लोगों ने किस तरह कंफर्म करना है कि भाई ये वाकई ये फॉन्ट की फाइल है। इस केस में तो ये दोनों फॉन्ट्स की फाइल है, मैं आपको बताता हूँ। एक उसका फॉर्मेट होना चाहिए, बेशक आप लोग लिख लें फॉन्ट का ओटीएफ या टीटीएफ। ओटीएफ मींस ओपन टाइप फॉन्ट, टीटीएफ मींस ट्रू टाइप फॉन्ट। ये दोनों फॉन्ट्स की टाइप्स है। और ये आप जब टाइप किसी के साथ भी ये डॉट ओटीएफ या डॉट टीटीएफ लगा हो, तो दैट मीन्स आप पहचान लें कि यार ये अच्छा फॉन्ट की फाइल है। आप इन दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर लें, नॉट एन इश्यू। ओटीएफ हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना टीटीएफ भी कर लें तो नॉट एन इश्यू। तो ये बेसिकली जो एक्सटेंशन है ना, ये इसकी निशानी है कि ये फॉन्ट की फाइल है। दैट इज इट, मैं ये बताना चाह रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको हमने डाउनलोड किस तरह करना है। हमने ओपन कर लिया, हमने वहां से डाउनलोड कर लिया, अब इसको हमने इलिस्ट्रेटर के अंदर किस तरह लेकर आना है, वो क्या प्रोसेस है। तो आप सिंपली इस फॉन्ट की फाइल को डबल क्लिक करेंगे, विंडोज के अंदर इसका अपना यानी चाहे 8 है, 7 है, 10 है, इसका अपना फॉन्ट व्यूवर होता है, यानी जो इस तरह ओपन होता है जिस तरह अभी ओपन हुआ हुआ है। उसके बाद आपको ये शो कर रहा है कि आपको फॉन्ट किस तरह दिखेगा जब आप उसको लिखोगे। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आएगा इंस्टॉलिंग संडे मॉर्निंग, यहाँ पे ये ग्रे आउट हो जाएगा, इसको आप बंद करें, आप अपने इलिस्ट्रेटर पे दोबारा आए और फिर यहाँ पर फॉन्ट पर आकर यहाँ पर चाहे यहाँ लिख लें, चाहे यहाँ यहाँ पर लिखे संडे मॉर्निंग, वो आ गया फॉन्ट। इस तरह बेसिकली आप फ्री फॉन्ट्स डाउनलोड करके अपने डिजाइन्स में यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपने सिंपली फॉन्ट डाउनलोड करना है, चेक करके डाउनलोड कर लें, उसको ओपन करना है, एक्सटेंशन आप लोग ने आइडेंटिफाई करनी है कि अच्छा ओटीएफ या टीटीएफ है, तो उसके बाद उसको डाउनलोड करके इलस्ट्रेटर में यूज करें। दैट इज इट। ये है। तो यहाँ पर अब ये देखें रीड मी टेक्स्ट फाइल है, इसको इसको नहीं आपने ओपन करना, ये टीटीएफ फाइल है, इसको आपने डाउनलोड करना। समझ लगी इसकी? फॉन्ट्स डाउनलोड की समझ लगी आप लोगों को?
ठीक है। इस तरह आप लोग बहुत सारे क्रिएटिव फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, अपने काम के लिए फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। जल्दी से पूछ लें इसमें कोई सवाल हो फॉन्ट डाउनलोड में। क्लियर है आई गेस, मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों को। ओके, दैट इज अमेजिंग, थैंक यू आप सबका। चलिए जी आगे मूव ऑन करते हैं। आगे अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड पाथ फाइंडर। हम एक नया आर्टबोर्ड बना लेते हैं फॉर पाथ फाइंडर। ठीक है। सबसे पहले आप लोग ने मेक श्योर करना है कि आपका ये जो पाथ फाइंडर का जो ये आपका पैनल है ये आपके बाहर हो, मतलब बाहर ले आए, आपका एटलीस्ट कैंसल्ड ना हो, विंडोज के अंदर ना पड़ा हो, आपका ही बाहर हो। ठीक है। आप इसको बेशक इधर रख लें या इधर बाहर रख लें अपनी आसानी के लिए। इसको हम जरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पाथ फाइंडर का जरा मैं इंट्रोडक्शन दूं। पाथ फाइंडर का इंट्रोडक्शन ये है कि ये एक शेप पे काम नहीं करता, ये दो या दो से ज्यादा शेप्स पे काम करता है। ऑलराइट, यानी पाथ फाइंडर वर्क्स लाइक कि आप दो या दो से ज्यादा शेप्स को मिलाकर एक नई शेप को जन्म देते हैं, एक नई शेप डेवलप करते हैं, एक नई शेप खड़ी कर देते हैं। सो पाथ फाइंडर के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उन मल्टीपल ऑप्शंस को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे और बड़े ही मजेदार से ऑप्शंस हैं और आप देखेंगे कि आप लोगों को काफी इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा। तो पाथ फाइंडर का आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन थोड़ा सा क्लियर है कि पाथ फाइंडर बेसिकली वर्क्स ऑन टू और मोर शेप्स एंड व्हेन यू वर्क ऑन दोस टू और मोर शेप्स तो वो एक तीसरी एक नई शेप को जन्म दे देता है। सो यहाँ पर हम कुछ मल्टीपल शेप्स लेकर आते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है और एक हम ले आते हैं रेक्टेंगल। ओके, इस तरह। अच्छा, जिस तरह हमने लीडिंग सिस्टम में पढ़ा था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, यहाँ पे हमारे पास ये लीडिंग सिस्टम है। मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया था कि जो चीज लास्ट में बनती है वो हमेशा ऊपर होती है। तो आप देख लें कि ये आप लोग को रेक्टेंगल जो है पाथ के, ये सर्कुलर पाथ के ऊपर नजर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इसको ड्रैग करके आप फॉर एग्जांपल, आप ये भी तो क्वेश्चन है ना कि क्या सर हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। और मैं चाहूँ तो ये रेक्टेंगल जो है वो पाथ यानी सर्कल के नीचे आ जाए और सर्कल इसके ऊपर आ जाए, ये भी हो सकता है। तो सिंपली वो किस तरह होगा कि आप रेक्टेंगल को क्लिक करें, ड्रैग करें और नीचे की तरफ यहाँ पर यानी ये लाइन आपको बनी हुई आएगी जिसके नीचे आपने लेकर आना है। वहां पर आकर आप अपना क्लिक छोड़ दें तो अब वो आपका रेक्टेंगल उसके नीचे चला गया। यानी आप इस तरह ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, अपवर्ड भी लेकर जा सकते हैं, नीचे भी लेकर आ सकते हैं। किस तरह? क्लिक किया, ड्रैग किया, जहां पे लाइन बन रही है उसके नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह भी आप मैन्युअली इनकी वो चेंज कर सकते हैं लेयरिंग सिस्टम में कि कौन सा पीछे होना चाहिए ऑब्जेक्ट के, कौन सा ऑब्जेक्ट के आगे होनी चाहिए चीज। तो आप वो चीज मैनेज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ऑब्वियसली ये है कि आप फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें। ठीक है। जिस तरह ये आप ग्रुप का ऑप्शन हम लोग ने देखा था कि यहाँ से आप राइट क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह एक और ऑप्शन है जो आप राइट क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका नाम है अरेंज। अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? अब अरेंज करना है, चीजों को अरेंज करना है, कौन सी चीज आगे होनी चाहिए, कौन सी चीज दरमियान में होनी चाहिए, कौन सी चीज बॉटम कॉर्नर पे होनी चाहिए, कौन सी चीज यानी लास्ट में होनी चाहिए। तो हम इस तरह बेसिकली अरेंजमेंट करते हैं ना, अपनी चीजों की भी अरेंजमेंट करते हैं कि आपके कपड़े कौन से ऊपर होने चाहिए, कौन से नीचे होने चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट। सो आप बेसिकली यहाँ पर भी अरेंजमेंट कर सकते हो। तो आप अगर शेप, मैं कहता हूँ कि इस शेप की अरेंजमेंट में करना चाह रहा हूँ तो उसको क्लिक करके मैं राइट क्लिक करके अरेंज पे जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास चार ऑप्शंस हैं। एक है ब्रिंग टू फ्रंट,
एक है ब्रिंग फॉरवर्ड, एक है सेंड बैकवर्ड और एक है सेंड टू बैक। अब आपने जरा ये लेयरिंग सिस्टम बड़ा ध्यान से देखना। इसको मैं यहां पर ले आता हूं, ठीक है। ये तकरीबन इससे 1 2 3 चौथे 4 स्टेप्स पीछे। सो यहां से मैं अरेंज पे जाता हूं और अरेंज पे जाने के बाद मैं सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं ब्रिंग टू फ्रंट। उससे देखिएगा क्या होगा, मैं पहले बता देता हूं उससे क्या होगा। उससे ये होगा कि आपकी ये वाली जो शेप है ये बिल्कुल जंप करके, चाहे कहीं पे भी पड़ी हो ये पूरी जंप करके सबसे टॉप पर आ जाती है, चाहे वो लास्ट पे ही क्यों ना पड़ी हो। एग्जैक्टली जंप करके सबसे टॉप पर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। अभी देखें आपकी शेप यहां से उठकर जंप करके एग्जैक्टली यहां पे टॉप पर आ गई। तो ब्रिंग टू फ्रंट क्या करता है कि आपकी शेप चाहे कहीं पे भी पड़ी हो, चाहे लास्ट पे पड़ी होती है, अगर इसको मैं ड्रैग करके यहां लास्ट पर ले आऊं, दोबारा अगर मैं ब्रिंग टू फ्रंट करता हूं तो देखिएगा यहां से जंप मारेगा और यहां पर आएगा। ये देखिए, तो ब्रिंग टू फ्रंट से क्या होता है, आपकी शेप कहीं पे भी पड़ी हो वो एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ द लेयर सिस्टम आ जाती है। अब जो ऑप्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंड टू बैक। तो सेंड टू बैक इसका ऑपोजिट है। आपकी कहीं पे भी शेप पड़ी हो, किसी भी लेयरिंग सिस्टम में किसी भी नंबर पर हो, वो अगर आप सेंड टू बैक कर देंगे तो वो सबसे पीछे चली जाएगी, वो सबसे पहली लेयर बन जाएगी। तो अगर आप सेंड टू बैक करें तो देखें आपकी ये लेयर सबसे बॉटम पर आ गई और सबसे पीछे आ गई है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास अरेंज में, ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड जो है वो एक स्टेप आगे लेकर आएगा, जिस तरह हम अभी लेकर आ रहे थे मैनुअली। और सेंड बैकवर्ड जो है एक स्टेप पीछे लेकर आएगा। तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड स्टेप, सेंड बैकवर्ड ये एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे है, और ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक ये आपके कंप्लीटली जो है ना वो बाईपास कर कर टॉप पे या तो चली जाती है शेप या बॉटम पर आ जाती है। तो ये जानना अरेंजमेंट जरूरी था ताकि हम लोग ये पाथ फाइंडर को जरा आसानी से पढ़ सकें। तो पाथ फाइंडर की तरफ आते हैं गाइस। ठीक है, तो सबसे पहला टूल जो पाथ फाइंडर में है उसका नाम है यूनाइट। आप यहां से देख सकते हैं, इस पे अगर आप माउस लेकर आए तो वो क्या कह रहा है, यूनाइट। ठीक है, यूनाइट आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइट का क्या मतलब होगा, अगर ये और ये शेप मिल जाएंगी तो ये एक कंबाइन शेप बन जाएंगी। ठीक है, ये एक आपस में मिल जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये अगर इसको मैं इस तरह सेलेक्ट करता हूं और यहां से यूनाइट कर देता हूं तो ये आपस पर मर्ज हो गए। ठीक है, ये अब मर्ज होकर एक शेप बन चुके हैं। यानी ये एक शेप थी, ये एक शेप थी। ठीक है, ये एक शेप है, ये एक शेप है। इन दोनों को अगर हमने सेलेक्ट किया, दोनों को यूनाइट कर दिया तो ये एक शेप बन जाएंगे। आई होप ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज ये जो मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाह रहा हूं वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बन तो ये दो शेप्स एक शेप रही है, लेकिन कलर भी उनको एक ही मिल रहा है। यानी क्योंकि एक ही शेप बन रही है तो एक ही कलर जाहिर सी बातें मिलेगा। बट वाई ऑरेंज, ऑरेंज कलर क्यों मिल रहा है उसे, जब मैं इसको कर रहा हूँ यूनाइट तो ऑरेंज कलर क्यों मिल रहा है इसे, कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाई दिस शेप इज गेटिंग ऑरेंज कलर?
I will share in the group, inshallah. Excellent answer because it's on top. ऑरेंज ऊपर है. एक्सीलेंट जबरदस्त हो गया. बिकॉज ऑरेंज ऊपर है. दैट इज द रीजन ओनली. बिकॉज ऑरेंज इज अबव दिस सियान कलर, तो वो इसलिए जब उसको हम यूनाइट कर रहे हैं तो वो आपस में यूनाइट तो हो गया, लेकिन ऑब्वियसली एक शेप बन जाएंगे ना. जब आप दो शेप्स को यूनाइट का मतलब है जोड़ देना, जकड़ देना, इकट्ठा कर देना. तो वो दो से एक में जब चले गए तो एक शेप में एक ही कलर आता है भाई. एक शेप में मल्टीपल कलर्स भी आ सकते हैं, वो मैं अभी दिखाता हूँ किस तरह, लेकिन हमें उसको उस पर मैनुअली काम करना पड़ता है, फिर उसमें मल्टीपल कलर्स आप लेकर आ सकते हैं. लेकिन जनरली एक शेप के अंदर एक ही कलर होता है. तो जब ये दो शेप्स आपस में मिलकर एक शेप बनेंगी तो इनके अंदर कलर भी जो ऐड होगा वो एक कलर ऐड होगा. उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं. इट्स लुकिंग मोर लाइक जिस तरह वो नहीं होती कोई बर्ड होती है या उसकी बीक हमने बना ली है, हम आईज बना सकते हैं समथिंग लाइक दैट. पाथफाइंडर की एक बहुत ज्यादा खासियत है गाइस कि आप सिंपल शेप्स को इस्तेमाल करते हुए पता नहीं क्या क्या बना सकते हो. अभी देखिए ये रैंडम ही हमने बनाया है, तो ये इट्स लुकिंग लाइक अ लाइक अ बर्ड, लुकिंग समवट लाइक अ बर्ड सिंबल छोटा सा लग रहा है. तो इसी तरह लोगोज में आप देखते हैं कि लोगों ने इस तरह की बर्ड्स और छोटे छोटे यानी सिंबल्स बनाए होते हैं. तो वो इसी तरह ही वो इस यानी पाथफाइंडर टूल से एक्सपेरिमेंट करके वो जो है अपने गोल्स को अचीव करते हैं डिजाइन वाइज. सो यहाँ पर अब ये तो था यूनाइट का, हम लोगों ने देख लिया. अब दूसरा जो है जिसको हम कहेंगे माइनस फ्रंट. तो माइनस फ्रंट बेसिकली क्या है, पॉलीगॉन में लेता हूं. सो यहां से एक में शेप लेता हूं सर्कल की. उसका कलर में दे देता हूं येलो. एक ये शेप है जो कि ऑब्वियसली पीछे है, एक ये शेप है जो उससे बैक पे है. माइनस फ्रंट से क्या होगा कि ये वाला जो सर्कल है ये इसको कट करके निकल जाएगा और गायब हो जाएगा, ये पीछे वाली शेप को उसमें से माइनस हो जाएगा. तो क्या फायदा क्या है माइनस का, अलग सी ये देखिएगा. ये हम लोग माइनस फ्रंट कर देते हैं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. माइनस फ्रंट कर दिया, येलो यहां से गायब हो गया और पीछे हमें भी व्हाइट नजर आ रहा है. लेकिन अगर मैं इसको यहां से ग्रे पर लेकर आऊं तो देखिएगा मुझे अब ग्रे नजर आ रहा है. ये दरवाजे खुल गया, विंडो खुल चुकी है, कैंसिल कर गया, वो काट गया इधर से सर्कल इसको. माइनस फ्रंट का मतलब है कि जो फ्रंट वाली शेप है वो पीछे वाली शेप से में से माइनस हो जाएगी. समझ लगी. अब इससे आपका क्या क्रिएट हो गया, इसको हम अक्सर कहते हैं नेगेटिव स्पेस. इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा जब हम डिजाइन प्रिंसिपल्स पढ़ने जाएंगे आगे कि नेगेटिव स्पेस क्या होती है. नेगेटिव स्पेस आपकी ये क्रिएट हो गई है, ऐसी स्पेस जिसमें क्या होता है कि आप बैकग्राउंड में कुछ भी ले आओ आपको वो ही नजर आएगा. ये देखें आधा ग्रे है आधा व्हाइट है, आप बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड कर लें. यहां पर अगर मैं लेकर आऊं तो ये देखें अब मुझे सर्कल के अंदर से ब्लू नजर आ रहा है बिकॉज वो एरिया ओपन हो चुका है ना, वो एरिया कट हो चुका है और उसके अब वो सी थ्रू हो चुका है. तो दिस इज व्हाट माइनस फ्रंट डज. माइनस फ्रंट क्या करता है कि जो फ्रंट वाली शेप है उसमें से यानी दूसरी शेप को माइनस कर देता है जो ऊपर जो उसकी शेप है. फॉर एग्जांपल ये मैंने शेप बनाई है, इसको मैं फॉर एग्जांपल इस तरह कर लेता हूँ या और मैं यहाँ से माइनस कर दूं तो अब मेरी इस तरह की शेप बन जाएगी.
माइनस फ्रेंड का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप डिफरेंट किस्म की शेप्स इस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक दो शेप्स को आपस में मिलाकर, और आप मजे के आइकन्स बना सकते हैं, सिंबल्स बना सकते हैं। आई होप माइनस फ्रेंड आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है हमारे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो सर्कल्स हैं इस तरह, ठीक हो गए, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये जो दो सर्कल है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ये है, क्योंकि ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, ये इसको इधर से काट रहा है, ये इसको उधर से काट रहा है, ठीक है। तो अब ये जो ओवरलैप कर रहे हैं इनके दरमियान इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना, ये जो बन रहा है ना, यहां से ये जो आ रहा है और यहां से ये जो आ रहा है, इसके दरमियान जो हिस्सा है वो इंटरसेक्ट कहलाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह कोई काम कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हमें सिर्फ इंटरसेक्शन एरिया चाहिए, तो हम कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये मिल जाए। तो उसमें हमारा ये इंटरसेक्ट का ऑप्शन बड़ा इफेक्टिवली काम करता है कि हम लोग अगर इसको प्रेस करें तो हमारे पास सिर्फ इंटरसेक्ट वाला जो इंटरसेक्टेड एरिया था वो रह जाता है, और ये इट्स लुकिंग लाइक अ लीफ, ये एक लीफ की तरह लग रहा है। तो हम इस तरह मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं। मल्टीपल लीव्स आपके यहाँ आ गए। समथिंग लाइक दैट। बताने का मकसद ये है कि आप लोग इसमें क्या हुआ है कि दो शेप्स जो आपस में जो टकरा रही हैं, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर हम टकराते ही नहीं है शेप्स को, तो कुछ होगा ही नहीं। टू फिल टू फिल्टर प्रोड्यूस नो रिजल्ट प्लीज सेलेक्ट टू ओवरलैपिंग शेप्स। ओवरलैपिंग का मतलब है एक दूसरे के ऊपर वो शेप्स ओवरलैप कर रही हो इस तरह, लाइक दिस। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वो ये बन रहा है। तो इस तरह आप बड़ी मजेदार सी शेप्स, यानी लीफ की शेप इस तरह जिस तरह मैंने निकाली है, फ्लावर की शेप मल्टीपल आप निकाल सकते हैं। और ये काफी मजेदार टूल है ये। आप मुख्तलिफ किस्म के सिंबल अपनी इलस्ट्रेशंस के लिए, लोगोज के लिए, हर चीज के लिए इससे बना सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव एक्सक्लूड। अच्छा, एक्सक्लूड जो है वो बिल्कुल इसका उलट है, इंटरसेक्शन का उलट है ये वाला और ये। ठीक है, ये दोनों को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो एक्सक्लूड वाला क्या कहता है? एक्सक्लूड कहते हैं कि भाई मैं सारी जगह रहने दूंगा, सिर्फ इंटरसेक्ट शेप को गायब कर दूंगा। सारी जगह रहेगी अपनी जगह, इंटरसेक्ट वाली शेप गायब हो जाएगी। सो अगर एक्सक्लूड को अगर हम प्रेस करते हैं तो यहां पर हमारे पास ये वाला एरिया गायब हो चुका है। फिर ये क्योंकि ग्रुप फॉर्म में आ गया तो उसको अगर आप अनग्रुप करें तो देखें ये वाला एरिया आपका अलग हो गया, ये वाला एरिया अलग हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छा एक और चीज इसमें हुई है, ऑब्वियसली ब्लू कलर का बना है सिर्फ एक्सक्लूड, क्योंकि आपकी ब्लू शेप टॉप पर थी, ऊपर है। और ये आप लोग को लग रहा है कि अभी अलग नहीं है, बट ये अलग हो चुके हैं, ये यहां से ये बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। आप इसको सेलेक्ट करके, लेकिन ग्रुप फॉर्म में है, आप इसको एक दफा अनग्रुप कर लें, राइट क्लिक करके अनग्रुप। अब आप इसको जहां मर्जी ले जाएं जितना यूज करना है।
लुकिंग लाइक अ फुल लाइक अ मून, नॉट अ फुल मून। सो आप डिफरेंट किस्म के इस तरह के शेप्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल हो? Looks like a Pac-Man, exactly. I have two questions. Once, when I write text, the difference between two words are so far. Tell me how to overcome the difference between words. And secondly, when I complete the first line, the second line text overwrite. Please tell me the solution. अच्छा, first solution तो ये है कि आपने टेक्स्ट के दरमियान डिस्टेंस कम करना है। तो भाई यहाँ पे जो करेक्टर पैनल है उसमें ये जो ये वाला जो है, ये वाला ट्रैकिंग का, ये आप 0 पे कर दें क्योंकि ज्यादा हुई होगी। वॉइस नहीं आ रही? अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है सर, क्या एक्सक्लूडेंट सेम नहीं है? मैं नहीं कहूंगा कि ये सेम है, बिकॉज मैं आपको ना कोई और शेप्स करके दिखाता हूँ, सर्कल को रहने देता है, बल्कि चलें ये अच्छी शेप्स बन गई, इनको हम साइड पे कर देते हैं। हम लेते हैं सर्कल और स्क्वायर, सर्कल लिया, और ले लेते हैं हम रेक्टेंगल। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं इंटरसेक्ट भी परफॉर्म करता हूँ, इन पे, और एक्सक्लूड भी परफॉर्म करता हूँ। इंटरसेक्ट परफॉर्म करूंगा तो क्या मेरे पास बचेगा? ये एरिया, ठीक है। इंटरसेक्ट परफॉर्म करूंगा तो ये एरिया बचेगा, ठीक है। काइंड ऑफ आप जो है ना, क्या नाम था आपका, इनाम, आपका पॉइंट काइंड ऑफ रेलिवेंट है कि इट वर्क्स सिमिलर, यानी एक्सक्लूड इज वर्किंग सिमिलर टू माइनस फ्रंट, बट एक डिफरेंस उसमें माइनस है कि अब मैं दोनों पे माइनस फ्रंट भी करता हूं और एक्सक्लूड भी करता हूं। एक्सक्लूड में ये होगा कि ये एरिया गायब हो जाएगा लेकिन ये एरिया गायब नहीं होता। माइनस फ्रंट पे ये सारा गायब हो जाएगा। दोनों पे परफॉर्म करके देखते हैं। इधर शेप बनी हुई है और एक इधर शेप बनी हुई है। ठीक हो गया। इस पे मैं माइनस फ्रंट अप्लाई कर रहा हूं, तो देखिएगा ये भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, और पीछे सिर्फ वो हाफ रह जाएगा। बस, ठीक हो गया। इस पे जब मैं एक्सक्लूड परफॉर्म करूंगा तो ये देखें, ये भी रहा है, ये भी रहा है, सिर्फ ये गायब हुआ है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइनस फ्रंट एंड एक्सक्लूड। आई होप आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा ये चीज। इसी तरह किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या हम लोग वो सर्कल को हाफ डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये स्क्वायर आपका करेगा ना, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, इन दोनों को सिलेक्ट करो, माइनस फ्रंट कर दो, ये ले जी, हाफ सर्कल बन गया आपका। ठीक है। दूसरा आप हाफ सर्कल बनाना चाहते, अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि ये रोटेट हो जाए, एक होता है ना मिरर, मिरर वो होता है, यानी बिल्कुल इस तरह हो जो जज्बात बदलने वाला हो, जो उसकी फेमस थी, तो बिल्कुल इस तरह है, तो इस तरह, यानी बिल्कुल इसका मिरर फेस हो जाए। यानी मैं चाहता हूँ ये जो सर्कल है ये बिल्कुल उलट होके उस तरफ आ जाए।
सो हाउ आई कैन डू दैट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। और इसके बाद यहाँ पे मैं फिर कल से लेक्चर स्टार्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही, ये वाले ऑप्शन मैं कल इंशाल्लाह बताऊंगा। सो यहाँ पे इसको आप राइट क्लिक करेंगे। ओके, हम लोगों ने पहले सीख लिया है अरेंज। अरेंज से क्या हो रहा है, हमारी लेयरिंग सिस्टम में सारे जो है ना लेयर्स अरेंज हो रही हैं। हम लोग यहाँ से आएंगे ट्रांसफॉर्म पर। ट्रांसफॉर्म पर आना है हमने। ट्रांसफॉर्म पर आने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने ढूंढना है, मूव है हमारे पास, रोटेट है, स्केल है, शेयर है। हम लोगों ने जाना है रिफ्लेक्ट पे, क्योंकि हमने बेसिकली उसकी एक बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन जो है ना, जो इसको कहते हैं ये चीज है, तो फिर ये चीज हो जाएगी। वो जो मिरर रिफ्लेक्शन होती है हमने वो एक्टिवेट करनी है। सो आई विल गो टू रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। ये वाला हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और ये हमें यहाँ पे जरा इस सिंबल्स को देखें, शो भी कर रहा है कि ये किस तरह रिफ्लेक्ट होगा। वर्टिकल रिफ्लेक्शन बिल्कुल इस तरह और इस तरह होगी, और हॉरिजॉन्टल इस तरह और इस तरह होगी। ऑलराइट, सो हमने अभी क्या करनी है, वर्टिकल करनी है। बिल्कुल इस तरह है तो हमने उसको इस तरह करना है। वर्टिकल ही हम सिर्फ बस सेलेक्ट करेंगे, यहां से हमने कुछ भी नहीं छेड़ना। और यहां से हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं किस तरह दिखेगा। तो ये देखें, प्रीव्यू किया तो ये आपका जो शेप है वो इस तरह उल्टी तरफ मूव कर जाएगा। ओके, तो ये देखें आपका अब बिल्कुल शेप उस तरफ था तो बिल्कुल उस तरफ मूव कर जाएगा। मैं जरा आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ। कोई इस तरह ना बनाते हैं कुछ। ये हमारी एक स्माइल टाइप में इसकी बनाना चाह रहा हूँ। ये काइंड ऑफ ये मून है हमारा। ये इस तरह ही हमने बनाई है। तो इसको अगर मैं इस तरह कॉपी करता हूँ, उस तरफ रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो देखिएगा आप वर्टिकली उस तरफ रोटेट हो गया। इसका हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आप एक हिस्से का डिजाइन बना लें, फॉर एग्जांपल कुछ डिजाइन हम आगे प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे, कुछ इस तरह के होते हैं कि वो आधे, यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारा फेस बनाया हुआ है, इधर से हमारा फेस बिल्कुल एक जैसा ही है, तो उसको कॉपी करके इधर ले आए, बिल्कुल वही चीज आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह डिजाइन होता है, डिजाइन में भी इस तरह की चीजें होती हैं, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। आप अपना जो है या तो सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी जो है चेंज करें या अपनी जो है क्या कहते हैं इंटरनेट पेज को आप रिफ्रेश कर लें। तो गाइज ये था आप लोगों का इलिस्ट्रेटर का मेन, जो हम लोगों ने ना काफी हद तक इस तरह के टूल्स पढ़ लिए हैं, जिससे हम लोग अपना जो पहला सफर है ना डिजाइनिंग का, जो कि है लोगो डिजाइन, उस लोगो को हम डिजाइन कर सकते हैं इन टूल्स को पढ़ते हुए, इन टूल्स को समझते हुए। कल हम थोड़ा सा पाथ फाइंडर जो हमारे ऑप्शंस रह गए हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा हम लोग जो स्टडी करेंगे वो ये करेंगे कि हमारे लोगों के स्टाइल्स और टाइप्स क्या हैं, हम लोगों के बारे में स्टडी करेंगे, ताकि हम अब उसके बारे में सीखना शुरू कर दें।
सो नेक्स्ट मैं आगे मूव ऑन करता हूं फाइवर पर। तो अगर मैं फाइवर को देखूं, अच्छा फाइवर पर आप लोगों का एक ये इश्यू आ रहा था बहुत से लोगों का कि उनको ये लग रहा था कि उनका बाइंग और सेलिंग नहीं आ रहा। तो मैं जरा आपको दिखाता हूं कि इसमें आप लोग जब वो इसमें मेरे पास ये देखें, एक्टिव गिग में तो कुछ भी नहीं था लेकिन ड्राफ्ट गिग्स में मेरे पास थी। तो आप लोग फॉर एग्जांपल जब क्रिएट अ न्यू गिग यानी इस पेज पे जब आप पहुंच जाते होगे, जब आप अपना नंबर वेरीफाई कराते हो, तो आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना कुछ भी लिख दो। फॉर एग्जांपल डिजाइन अ लोगो लिख के ये आपने कैटेगरी बस आपने सेव कर लेनी है, यानी डिजाइन और लोगो फॉर बिजनेस इस तरह कोई टाइटल लिखकर यहाँ पे कैटेगरी लोगो डिजाइन सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टाइल कोई भी आप सिलेक्ट कर लें एंड टैग आप कोई भी लिख लें, आप लोगो डिजाइन टैग लिख लें। दैट इज इट। आप ये सेव कर लें और टैग एटलीस्ट मस्ट बी एटलीस्ट वन टैग। आप ये सेव कर लें, आपकी गिग ना ड्राफ्ट में चली जाएगी। फिर आप बेशक यहाँ से वापसी आ जाएं, यहाँ से आप वापसी हो जाएं, फिर आपको ये स्विच टू बाइंग और स्विच टू सेलिंग का ऑप्शन जो है नजर आने लग जाएगा। और आपको ये वाले सारे ऑप्शंस भी नजर आने लग जाएंगे जो मैंने आप लोगों को कल जिसका ओवरव्यू आप लोगों को दिया था। तो जब आप वो अपना नंबर वेरीफाई करवाते हैं ना, तो आपको गिग के पेज पर ले जाता है। तो आपने गिग के पेज पर जाकर इसी तरह इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। टाइटल में आई विल डिजाइन अ लोगो, आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आपने स्टाइल सेलेक्ट करना है और आपने कोई टैग ऐड कर देना है। तो सिंपली मैंने किस तरह किया है, ये देखें इस तरह आपका पेज आएगा ना। आपने टाइटल को ही ऐड कर देना है जिसमें वो लिखा है ऐड, कोई भी हो जाए, वो हम बाद में डिलीट कर देंगे। कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है जिसमें ये फर्स्ट सजेस्टेड कैटेगरीज, आप इसको क्लिक कर लेना। स्टाइल आप कोई भी सेलेक्ट कर लें, नॉट एन इशू, फाइल फॉर्मेट बेशक रहने दें। और यहाँ पे टैग ऐड करने के लिए आप सिंपली लोगो लिखें तो आपको वो आ जाएगा, कुछ भी लोगो से रिलेटेड लोगो क्रिएशन करके आप सेव एज कंटिन्यू कर दें। दैट्स इट। ये वाला पेज आपका कंप्लीट हो जाए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप पीछे आ जाए, फिर आपका जो स्विच टू बाइंग और स्विच टू सेलिंग वाला ऑप्शन है वो क्लियर हो जाएगा। नंबर वन चीज तो ये होगी। नंबर टू चीज आज से जो है ना मैं आप लोगों को बताना शुरू करने हैं कि जो हमारे गिग के कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, उनको किस तरह बेसिकली हम लोगों ने उस पर काम करना है और किस तरह वो कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे गिग के टाइटल से। अब मैं स्विच टू बाइंग पे आता हूँ और हम यहाँ पे कोई भी गिग सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन। ठीक है। ये आपका जो है आपकी हमने गिग ओपन की है। ये इसका जो है ना, ये यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है छोटा सा, ये जो आपको टाइटल दिख रहा है, इसको हम कहते हैं गिग टाइटल। ये आपका सबसे पहला कंपोनेंट है आपकी गिग का, जिसको हम कहते हैं गिग टाइटल। अब सॉरी, ये जो टाइटल है इसकी क्या वर्थ है, इसको हम किस तरह लिखते हैं, इस पे हम किस तरह वर्किंग करेंगे, इसको इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से देखेंगे। लेकिन मैं इसके बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपका जो टाइटल होता है बेसिकली वो आपका टाइटल जो है कंटेन क्या करता है, आपका टाइटल बता रहा होता है कि आप कौन सी सर्विस बेच रहे हैं। नंबर वन, यानी इसको देख के मुझे क्या लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि ये लोगो डिजाइन बेच रहा है एक लग्जरी स्टाइल का और प्रोफेशनल वे में। ये मुझे पता लग रहा है ना इसकी सर्विस को देखकर। नंबर सेकंड चीज जो हमारे टाइटल रिफ्लेक्ट करती है वो क्या है, वो ये है कि हमारे टाइटल में कीवर्ड्स का होना बहुत जरूरी है। एक तो दूसरी चीज ये होगी, हमारे टाइटल में कीवर्ड्स का होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपको इस टाइटल में कीवर्ड नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, लोगो डिजाइन का। एक और कीवर्ड है लग्जरी का, एक और कीवर्ड है
प्रोफेशनल का। तो आपके जो बेसिकली टाइटल होता है वो टाइटल इस तरह का होना चाहिए कि उसमें 2 या मैक्सिमम 3 कीवर्ड्स हो। क्यों हो, क्या वजह हो? देखें, जब आप यहां पर सर्च करते हैं, अब ये देखें इसकी गिग टाइटल में देखें कितने कीवर्ड्स हैं। एक लग्जरी है, एक प्रोफेशनल है और एक लोगो डिजाइन है। ओके, ये 3 कीवर्ड्स हैं। और अगर आप देखें तो इन 3 कीवर्ड्स के अगर मैं मिक्सिंग करूं, प्री मिक्सिंग करूं अगर मैं इसकी, फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड हमारा बनता है लग्जरी लोगो, एक कीवर्ड हमारा बन सकता है प्रोफेशनल लोगो, एक कीवर्ड पर हमारा बन सकता है प्रोफेशनल लग्जरी लोगो, एक कीवर्ड सेट हमारा बन सकता है प्रोफेशनल डिजाइन, एक कीवर्ड हमारा बन सकता है सिर्फ लग्जरी डिजाइन। सो व्हेन आई एम कंबाइनिंग ऑल दीज, आई एम जनरेटिंग डिफरेंट, आई कैन जनरेट डिफरेंट कीवर्ड्स जो कि एक बायर सर्च कर सकता है। तो अब ये जो बंदा है रोमिस, रोमिस रियोल जो भी है, इस बंदे ने ऐसे ही नहीं प्रोफेशनल लिख लिया, ऐसे ही नहीं लग्जरी लिख लिया अपने टाइटल में, ऐसे ही नहीं लोगो डिजाइन लिख लिया। उसने ये सारी वर्किंग की है पहले, जिस तरह हम लोग, मैं आपको कहता था हम लोग वर्किंग करते हैं कि बायर कौन कौन से कीवर्ड्स को ज्यादा सर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लग्जरी लोगों की बात करते हैं, ठीक है? तो लग्जरी लोगों की जहां पे बात हो रही है तो उससे रिलेटेड क्या क्या और सर्च हो रहा है। एक वर्ड सर्च हो रहा है मॉडर्न का, एक वर्ड सर्च हो रहा है मिनिमलिस्ट का। मिनिमलिस्ट का मैं आप लोगों को बस ये बताऊंगा कि उसका मतलब है सिंपल, बड़ा ही सादा, ठीक है? मिनिमल का मतलब होता है सादा। अब लग्जरी के साथ मुझे एक और वर्ड एसोसिएट होता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज सिग्नेचर। एक और वर्ड सर्च होता हुआ नजर आ रहा है फैशन, ठीक है? अब जब मैं ये देख रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल इतने ज्यादा कीवर्ड्स है, तो मैं अपना टाइटल भी कुछ इस तरह का रखूंगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड कॉम्बिनेशंस बन सकें और वो बायर सर्च कर रहा हो। आर यू गाइस गेटिंग मी? कि फॉर एग्जाम्पल बायर जो है वो इस तरह के कीवर्ड्स चुनता है कि जो कि एक तो उसकी जो सर्विस है उससे रिलेटेड सर्च हो रहे हो, और जो फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको लग्जरी लोगो आपने सर्च किया है, तो यहां पर भी जो सजेस्टेड में भी आपको शो हो रहे हैं उनमें से भी कोई सर्चेबिलिटी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई टाइटल बनाता हूं, आई विल डिजाइन अ लग्जरी फैशन बिजनेस लोगो, या मैं कहता हूं आई विल डिजाइन अ लग्जरी एलिगेंट फैशन लोगो। तो अब वो होगा क्या कि अगर कोई बिजनेस लोगो सर्च करेगा तब भी मेरी गिग सर्च हो सकती है। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल लग्जरी लोगो सर्च करेगा तब भी मेरी गिग सर्च हो सकती है। अगर कोई बिजनेस लग्जरी लोगो सर्च करेगा तब भी मेरी गिग सर्च हो सकती है, जिस तरह इस बंदे की। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं, हमने अगर इसके कॉम्बिनेशन अगर बनाए टाइटल के, टाइम थोड़ा ही है, कॉम्बिनेशन अगर बनाए, मैं जरा इस पे वर्ड पैड ओपन करता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये हमारे पास टाइटल है। इसके जरा हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। ये हमारे पास टाइटल था जो कि किसी एक बायर ने लिखा हुआ है। इसके कितने कीवर्ड्स कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? सी, एक प्रोफेशनल लोगो बन सकता है, एक लग्जरी लोगो बन सकता है, एक प्रोफेशनल लग्जरी लोगो बन सकता है, एक लग्जरी लोगो डिजाइन बन सकता है, एक लग्जरी डिजाइन बन सकता है। जितने भी बनते हैं आप इसको बनाएं, मैक्सिमम जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं। और एक बन सकता है प्रोफेशनल डिजाइन,
कि ये आपके पास यहाँ पर बन रहे हैं। अब अगर मैं ये एक इसमें से एक जो मैंने कीवर्ड कॉम्बिनेशन है वो मैं आकर यहाँ पर ना नॉर्मली सर्च करता हूँ, तो लेट्स सी इस बंदे की गिग आती है कहीं सर्च पे क्या नहीं। इसकी ये वाली ये लोगो है मशीन पुश द लिमिट ब्लैक रंग का। लेट्स सी, मैं सर्च करने लगा हूं प्रोफेशनल लग्जरी लोगो। ये देखें प्रोफेशनल लग्जरी लोगो सर्च किया तो इस बंदे की गिग टॉप पर मुझे शो हो रही है। अब मैं कोई और कीवर्ड सर्च करता हूँ, सिर्फ प्रोफेशनल लोगो सर्च करता हूँ। अब इसकी गिग पे थोड़ा सा कंपटीशन आया बिकॉज दूसरी चीजें भी रैंक हो रही हैं, लेकिन इसकी मुझे यहाँ पे देखें गिग शो हो गई है। दैट मीन्स अब इसका मतलब क्या है कि ये बंदा इसने इस तरह क्लेवरनेस की है कि अगर कोई बंदा कोई बायर आकर प्रोफेशनल लोगो भी लिखे तब भी मेरी गिग सर्च हो, अगर कोई प्रोफेशनल लग्जरी लोगो लिखे तब भी मेरी गिग सर्च हो। उसने कॉम्बिनेशन ही अपने इस तरह बनाया है, समझ रहे हैं आप? कॉम्बिनेशन इसने अपने इस तरह बनाया कि उसकी गिग सर्चेबिलिटी में शो हो रही है। अब लग्जरी लोगो अगर मैं सर्च करता हूं, इसमें भी इसकी शो हो रही है गिग। अगर मैं लग्जरी लोगो डिजाइन सर्च करता हूं, यहां पे थोड़ा सा इसको कंपटीशन मिला है, लेकिन उसके बहुत से मेन कीवर्ड्स पे टॉप पे आ रही थी। इस कीवर्ड पे उसकी थोड़ी सी गिग जो है ना इतनी अच्छी रैंक नहीं हो रही, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपकी फॉर एग्जांपल जितने आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स कितने बनाए थे हमने छह, छह में से तीन पे भी आप रैंक कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। सो ये मैंने आप लोग को बेसिकली गिग टाइटल का इंट्रोडक्शन देना था कि जो टाइटल होता है आपका इट्स नॉट जस्ट अनदर टाइटल। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये एक टाइटल है। और मैं ये अब हर क्लास में डिटेल में जो है ना बेसिकली क्या कहते हैं आप लोगों के साथ जो है ना फाइवर गिग कंपोनेंट्स आज मैं लिख भी देता हूँ, बल्कि फाइवर गिग कंपोनेंट आगे लिख देता हूँ ताकि आप लोग नोट कर लें। टाइटल, अभी आज हमने टाइटल डिस्कस किया, ठीक हो गया। तो आज हमने आज टाइटल को डिस्कस किया है, और टाइटल में इंशाल्लाह ताला मैं कंटिन्यू थोड़ा सा कल जरा मैं स्किल्स के बजाय जरा थोड़ा सा फ्रीलांसिंग को थोड़ा सा मैं गैदर करूंगा ताकि आप लोग गिग के बारे में जल्दी से जल्दी जान सके, और फिर हम जब सैंपल्स बनाना शुरू करेंगे तो हम लोग क्विकली गिग्स बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी तक मुझे ये बताएं कि ये जो टाइटल वाली मैंने आप लोग को बातें बताई हैं, इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो पूछ सकता है। सर शेप्स के अंदर से दूसरी शेप माइनस हुई है, उसके एंकल्स और पाथ क्यों शो होंगे? वो तो माइनस, हाँ उसके पाथ इसलिए शो होंगे देखें कि फॉर एग्जांपल ये देखें ये कैंसिल तो हुई है, लेकिन ये जो पाथ्स और ये जो एंकर्स हैं ये इसलिए बिकॉज ये शेप का हिस्सा है ना, मतलब ये जो आउटलाइन बनी है ब्लैंक यानी बॉर्डर बना है ये तो इसी शेप का हिस्सा है ना जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो उसकी तो आउटलाइन बनेगी ना, ये बिल्कुल ब्लैंक नहीं रह सकता। यानी ये एरिया ब्लैंक हो गया लेकिन आउटलाइन बनेगी जहां से वो कट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है, पेपर के बीच में आप फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल से जो है ना कट आउट कर लें तो पेपर की आउटलाइन तो वहीं रहेगी ना। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, अपवर्क में काफी डिफरेंस है फाइवर से, लेकिन है दोनों फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स।
देखें हम लोग ये जो फाइवर गिग से रिलेटेड ना एक एक चीज मैंने आप लोगों को जिस तरह मैंने आप लोगों को वादा किया था, मैं बेशक हमारा कोर्स डिले हो जाए, मतलब आप लोग चीज अच्छे तरीके से सीख लें। तो दोनों बेहतर है। शुरू हम फाइवर से करेंगे, लेकिन फाइवर इजी है अपवर्क से। थैंक यू सो मच रोमा, आप अप्रिशिएट करती हैं। आप क्लास में लेट आए हो मैर, असाइनमेंट किस चीज की दूं आपको? अब ये जो हमने टाइटल किस तरह रखना है, इस पे मैं इंशाल्लाह कल क्लास लूंगा कि हमने टाइटल किस तरह रखना होता है, किस तरह हम उस पर सारी वर्किंग करेंगे, टाइटल किस तरह सर्च करेंगे, किस तरह हम उसके कीवर्ड सर्च हम खुद किस तरह करेंगे, वो सारा मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा। और असाइनमेंट आप लोग की कोई भी नहीं है, असाइनमेंट आप लोग की बस यही है, एक टास्क की आप समझ लें, जिस तरह आप लोग कमेंट्स में शेयर कर रहे हैं मैं देख रहा होता हूँ, इट्स वेरी गुड। आप लोग डेली बेसिस पे जो मैंने आप लोग को आज बताया है वो आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है? उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें, ट्यूटोरियल्स देखें, जो मैं ट्यूटोरियल शेयर करूंगा वो भी आप लोग ने देखने हैं। आप लोग इंशाल्लाह इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोग चीजें जल्दी पिकअप करेंगे। सर जी प्रोफाइल कंप्लीट हो रहा है कैसे पता लगेगा? वो इस तरह पता लगेगा सैफ के, आप जब क्रिएट अ गिग पे क्लिक करोगे ना, तो आपको पहले कहेगा कि अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करो। तो प्रोफाइल कंप्लीट करने पे उस पर लिखा है कि 20% है, 30% है, तो 65% मिनिमम आपकी कंप्लीशन होनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स की 80% तक भी जा रही है, बट इट डज नॉट मैटर। आपकी 65% मिनिमम पे आपकी गिग कंप्लीट जो है ना बन सकती है, यानी स्टार्ट हो सकती है बनना। सो आई होप आप लोग के लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा लेक्चर, एंड आई रियली एंजॉयड इट माई सेल्फ एज वेल। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कल करता हूँ मुलाकात, और बाकी अपना ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा में हर किसी का ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी, और अपना खास तौर पे बिकॉज कोरोना वेव दोबारा से शुरू हो काफी हद तक हो गई है, तो अपना आप लोग बहुत सा ख्याल रखें, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। आई विल सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज।